डायबिटीज है, हमें पता है हमें डायबिटीज है। व्हाट नेक्स्ट? रिवर्स कैसे करूं? ट्रू। अभी बॉलीवुड में एक ड्रग है, मेरे को पता नहीं, बट उससे वेट लॉस हो रहा है। वो वर्क कैसे कर रहा है, या फिर ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है? इंजेक्शन की आप बात करो ना, उसे बोलते हैं। मेरी बॉडी में क्या खराब हो गया कि मुझे शुगर बढ़ गई, ये मुझे समझना है। तो ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जो डायबिटीज में इफेक्ट नहीं होता। इवन सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तुम्हें करना है करो, मरना है मरो। तो आप क्या कह रहे हो कि 3 टाइम नॉनवेज खाओ? मैं कह रहा हूँ आप जब भी खाओ नॉनवेज खाओ। स्कूल में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, आप वहाँ नॉनवेज नहीं लेके आ सकते टिफिन में। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। उस एड को हटवा दिया गया था। तो उस देश में हम ये चीजें कैसे सुधारेंगे? जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है ना, मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स होते हैं, ये सारे लोग कैलोरी डेफिसिट डाइट को प्रमोट करते हैं। कैलोरी डेफिसिट डाइट आप कब तक करोगे? हमेशा जब भी खाने की बात होती है तो प्रोटीन बढ़ा लो। अरे यार, खाना आप सिर्फ प्रोटीन के लिए नहीं खा रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं व्हाइट कोट पहनना और स्टेप डालना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मुझे पता है व्हाइट कोट वाले लोग क्या कर रहे हैं। एक पेशेंट आई मेरे पास, वो लड़की थी बहुत यंग, 16-17 ईयर्स की। ये सब काम करते हैं सारे हॉस्पिटल सिस्टम वाले डॉक्टर सब, उनके लिए वो कस्टमर है। अब ऑपरेट करो, लाखों करोड़ों में कमाओ। ये सब ऑपरेशन क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। आप अगर हेल्थ केयर सिस्टम में रहते हुए आप अगर डॉक्टर हो ना, तो आप डॉक्टर होते हुए आप पेशेंट के वेलनेस के बारे में आप कभी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि आप सिस्टम में हो। रेवेन्यू किस चीज से आ रहा है वो मोटिव होता है। तो जब बेड आईसीयू का खाली होता था ना, तो डॉक्टर्स परेशान रहते थे, क्या हो गया यार, पेशेंट नहीं आ रहा है, वार्ड खाली है, आईसीयू खाली है। कितना डिस्टर्बिंग लगता है सुनना। नमस्ते, मैं गौरांग शर्मा, द थर्ड आई की पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन चुका है। आज भारत में हर परिवार में एक ना एक सदस्य आपको डायबिटिक जरूर मिलेगा। और हो सकता है मैंने ये बात बढ़ा चढ़ा कर कह दी, लेकिन अगर आपको एक बंदा डायबिटिक नहीं मिलता है तो प्री डायबिटिक जरूर मिलेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डाटा ये कहता है कि इंडिया में आज 10.1 करोड़ पीपल आर डायबिटिक एंड 13.3 पीपल आर प्री डायबिटिक। लेकिन आप सबको डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। आज एक उम्मीद के रूप में डॉक्टर किशले हमारे पॉडकास्ट पर गेस्ट बनकर आए हैं। डॉक्टर किशले एक लाइफस्टाइल मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जो कि डॉक्टर होने के बावजूद बिग फार्मा की महंगी दवाइयां प्रेस्क्राइब करने के बजाय सिर्फ आपका लाइफस्टाइल और डाइट को ठीक करके आपकी कुछ गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज, अर्थराइटिस और ओबेसिटी, ये ना ही पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं बल्कि रिवर्स कर देते हैं। तो डॉक्टर किशले, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। शुक्रिया। डॉक्टर किशले, यहाँ आने से पहले मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ। मैं कुछ पॉडकास्ट देख रहा था यूट्यूब पर, कुछ वीडियोस भी देखी मैंने। जितने भी पॉडकास्ट हैं जो मैंने देखे, सब इस चीज़ के अराउंड घूम रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ है कैसे पता करें। आप फास्टिंग इंसुलिन चेक कराओ, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है HbA1c कोई टेस्ट होता है वो कराओ, कोई कह रहा है ब्लड शुगर लेवल चेक करो, कोई कह रहा है यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो डायबिटीज़ है आपको, कोई कह रहा है आपका वेस्ट हाइट से हाफ से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है। लेकिन ये सवाल नहीं है। लोग पॉडकास्ट इस चीज़ के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं। डायबिटीज़ है, हमें पता है हमें डायबिटीज़ है। व्हाट नेक्स्ट? रिवर्स कैसे करूं? ट्रू। तो मैं चाहता हूं जो हम कन्वर्सेशन ये करें ये वहां पे लैंड करे। ऑडियंस को ये पता लगे कि अब क्या करना है। डायबिटीज है ये तो एक मीटर आता है, यहाँ पिन चुभती है, पता लग जाता है डायबिटीज है। वो नहीं जानना है पॉडकास्ट पे। लोगों को जानना है रिवर्स कैसे होगी। तो इसको हम एंड पे आते हैं, इस टॉपिक पे स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताओ डायबिटीज एक्चुअली है क्या? जी ठीक है, डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिजीज़ है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कोई सिंगल फैक्टर को आप कॉज नहीं बोल सकते हो, और क्योंकि ये ईयर्स लगते हैं, आपको सालों साल लगते हैं इस डिज़ीज़ को डेवलप होने में, तो और एंटायर ये पूरे सिस्टम का प्रॉब्लम है ये। क्योंकि प्रॉब्लम है वो बस एक स्टेट का प्रॉब्लम है जिसमें आपका परसिस्टेंटली ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। कॉन्स्टेंटली आप पूरे दिन आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, नॉर्मल रेंज में नहीं रहता। फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, और उस रेंज पे हम बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है हमारे डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए। तो जब भी आपका परसिस्टेंटली अगर ब्लड शुगर एलिवेटेड होगा तो उससे आपके हर एक टिश्यूज़ अफेक्ट होते हैं, डैमेज होता है। बाय टिश्यूज यू मीन? टिश्यूज़ मीन सारे सेल्स बॉडी के, वो कोई भी पार्ट्स आप ले लो, कोई भी सिस्टम का पार्ट ले लो, ब्रेन ले लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, स्केलेटल मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम हो गया, इवन किडनीज हो गया, लिवर हो गया, तो सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं। किडनीज
तो ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जो डायबिटीज़ में इफेक्ट नहीं होता, इवन सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते हैं इसलिए, ओके। राइट। तो आपके सारे पार्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्योंकि एक्सेस जो ब्लड शुगर होता है ना ब्लड में, क्योंकि सेम ब्लड आपका हर एक टिश्यूज़ को पहुंच रहा है, हर एक टिश्यूज़ तक पहुंच रहा है वो ब्लड, और क्योंकि उसी ब्लड में आपका शुगर बढ़ा हुआ है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो आपके सारे टिश्यूज़ इफेक्ट होंगे, और उसे हम ग्लाइकेशन बोलते हैं। तो नॉर्मल रेंज जो हम ब्लड शुगर की देखते हैं 70 to 100 या 110 फास्टिंग, मतलब इस रेंज में होना चाहिए हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर। ओके। ये फास्टिंग ब्लड शुगर और जी, ब्लड, इसमें फर्क क्या है? ये फास्ट फर्क कहने का नॉर्मली क्या होता है ना, फास्टिंग ब्लड शुगर हम उसे मानते हैं कि जो आप ओवरनाइट 8 आवर्स फास्टिंग के बाद आप ब्लड शुगर अपना देख रहे हो। ओके। क्योंकि रात का मील आपने अगर 11 बजे 12 बजे लिया और सुबह में आप 8 बजे देखते हो अपना मॉर्निंग ब्लड शुगर, तो वो 8 घंटे का एक टाइम पीरियड है हमारे पास, एक गैप आ जाता है, और उस 8 घंटे के टाइम पीरियड में हमेशा वो फास्टिंग ब्लड शुगर हमेशा हमारा 70 to 100 या 110 मैक्स। ओके। हालांकि क्राइटेरिया 100 के ऊपर प्री डायबिटीज़ मानता है, बट मैं नहीं मानता हूँ 100 से ऊपर को प्री डायबिटीज़। 110 तक मैं एक मानता हूँ कि क्योंकि कई बार लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी आपका आ जाता है, नॉर्मल इंडिविजुअल होते हुए भी आपका 104 105 आ सकता है। तो इसलिए अगर हमारा ब्लड शुगर 110 के ऊपर जा रहा है फास्टिंग, क्राइटेरिया वाइज अगर आप देखो 100 के ऊपर जा रहा है, तो आप उसे प्री डायबिटीज़ बोलते हो। ओके। क्योंकि आपका 100 से ऊपर चला गया। आजकल यूथ में बहुत कॉमन है, Yes. यूथ आजकल बोलते हैं आई एम नॉट डायबिटिक बट यस आई एम प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक, तो वो प्री डायबिटिक टर्म भी Right. एक बार एक्सप्लेन थोड़ा Exactly. ब्रीफ में करना है। तो प्री डायबिटिक क्या है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है 70 to 100, ठीक है। और प्री डायबिटीज़ के लिए रेंज होता है 100 to 125। ओके। मतलब जैसे ही आपका 125 हो गया या उससे ऊपर हो गया तो आप डायबिटीज़ बोलोगे। तो वो जो रेंज है ना 24 का, 100 to 125 के बीच का, उस रेंज में अगर आपका आता है तो प्री डायबिटीज़ आप कहते हो, फास्टिंग ब्लड शुगर। ओके। और फिर आता है हमारा पोस्ट प्रांडियल, मतलब खाने के 2 घंटे बाद हम देखते हैं। तो खाने के 2 घंटे के बाद आपका ब्लड शुगर 140 के अंदर होना चाहिए नॉर्मली, और अगर वो 140 to 200 के अराउंड है तो वो प्री डायबिटीज़ है, और अबव 200 है तो वो डायबिटीज़ हो गया। ओके। तो ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया हो गया, एक फास्टिंग ब्लड शुगर, ये पोस्ट प्रांडियल 2 आवर्स आफ्टर मील, और फिर आता है एक रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर मतलब रैंडमली आपने कभी भी देख लिया अपने ब्लड शुगर को, जैसे हमने खाना खाया था 3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले और देख लिया, सिंपली स्पॉट रीडिंग एक ले लिया ग्लूकोमीटर पे, तो वो रैंडम ब्लड शुगर। और वो भी आपका अगर 140 के ऊपर है तो वो प्री डायबिटीज़ अगेन, और 200 से ऊपर है तो वो डायबिटीज़। और चौथा क्राइटेरिया है हमारा HbA1c। ये क्राइटेरिया, ये जो पैरामीटर है, ये आपके एवरेज ब्लड शुगर कंट्रोल को बताता है ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब 2 to 3 मंथ्स। तो 2 से 3 महीनों में आपका ब्लड शुगर कंट्रोल कैसा है वो ये HbA1c में रिफ्लेक्ट होता है। और इन 4 क्राइटेरिया में अगर एक क्राइटेरिया में आपका फुलफिल हो रहा है डायबिटीज़ के लिए तो आप डायबिटिक हो। अच्छा, 4 में से कोई भी एक कोई भी अगर एक, नेगेटिव है तो आप डायबिटिक हो। कोई भी एक, आप मतलब इसमें ये नहीं कर सकते अरे नहीं। वो तो ठीक है। यस, ये नहीं होगा। ओके। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 125 उसके ऊपर आ रहा है, 126 आ गया तो आप डायबिटिक हो, या आपका पोस्ट प्रांडियल 2 घंटे के बाद अगर 200 के ऊपर आ रहा है तो भी आप डायबिटिक हो। रैंडम ब्लड शुगर अगर 200 से ऊपर आ रहा है आपका तो भी आपका डायबिटीज़ है आपको। और अगर HbA1c आपका 6.5 या उससे ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हो, क्योंकि प्री डायबिटीज़ के लिए जो HbA1c का रेंज है वो 5.7 to 6.4 ये रेंज होता है। तो ये 4 में से एक क्राइटेरिया आपका अगर है तो आप डायबिटिक। ओके। तो सर इससे But मुझे एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा इससे पहले कि फास्टिंग ब्लड शुगर को इसलिए मैं 110 मानता हूँ नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर रेंज, क्योंकि कई बार लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपका ब्लड शुगर फास्टिंग हो सकता है 104 105 आ जाए। ओके। तो कई लोग पैनिक हो जाएंगे कि अरे यार मुझे प्री डायबिटीज़ हो गया लगता है, और वो मुझे भी हो सकता है कभी भी। तो अगर क्रॉनिकली आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो उस सिचुएशन में भी आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के ऊपर आ सकता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है आप प्री डायबिटिक हो तो आप मान लो, हालांकि आपको काम तो करने की ज़रूरत है ही अगर आ रहा है तो, बट कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली भी वो एक फेनोमिनन है जो हो सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब ऑब्वियस पैथोलॉजी के बगैर भी वो आपका ब्लड शुगर 100 के ऊपर आ सकता है, प्री डायबिटीज़ वाला रेंज।
तो इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक ट्रेंड को आप बेटर है आप ट्रैक करो तो ज्यादा बेटर है। एक स्पॉट रीडिंग को लेकर के आप परेशान एग्जैक्टली, मत मैं वही कहने वाला था डॉक्टर किशले। Yes. ये जो आपने पैनिक की बात करी, यस क्योंकि जैसे आपने बताया फास्टिंग शुगर वो इफेक्टिव है, आपको एक्चुअली में वो चेक करना है। लेकिन जो हमारा देश है, आम जनता है, लेडीज हैं, या कोई भी डायबिटिक पेशेंट है एवरेज, जो हॉस्पिटल तक नहीं गया लेकिन हाँ डायबिटीज है, घर में रहता है, उसके पास ग्लूकोमीटर है, उसको तो ये चीज पता ही नहीं है कि कब चेक करना है। वो तो कभी भी कर रहा है, यस जब थोड़ा सा लग रहा है कि शायद इस वजह से मेरे को बॉडी में अनकंफर्टेबल, अभी चेक कर लो। यस लेकिन एक्चुअली में हमें ये ऑडियंस को बताना चाहिए कि अगर आपको वाकई में अपनी डायबिटीज चेक करनी है, आपके पास ग्लूकोमीटर है, तो द बेस्ट टाइम है जब आप सुबह उठते हो नाश्ता करने से पहले। देखिए बेस्ट टाइम ऐसा कुछ होता नहीं है कि बेस्ट टाइम कौन सा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक रीडिंग आप सिंपली ले लिया आपने कभी और आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 104 आ गया, अब जैसे मेरे जैसे इंसान को अगर 104 आ जाता है ब्लड शुगर, तो अगर आ भी जाएगा तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं करेक्शन अब करूंगा, अभी तो कहाँ करूँ, गुंजाइश ही नहीं बची है। गुंजाइश ही नहीं बची है खाने के मामले में। तो मैं करेक्शन ऑफ फर्दर अब कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। उसके अलावा आप कर भी क्या सकते हो? उसके अलावा मैं कर क्या सकता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज भी मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ जितना करना चाहिए एक मतलब एक एवरेज एडल्ट को हेल्दी रहने के लिए। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर कुछ बैड फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं स्टिल आपकी लाइफस्टाइल में, तब आपको काम करने की ज़रूरत है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है आप एक ट्रेंड को फॉलो करो। आप ट्रेंड देखो कि आपका क्या फास्टिंग ब्लड शुगर डेली सुबह 105 110 ही रह रहा है। अगर डेली रह रहा है तो वो एक प्री डायबिटीज़ का एक साइन है, मतलब एक पिक्चर डेफिनेटली वो है। आपको डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अदरवाइज एक स्पॉट रीडिंग आ गया आपका 104 105 समथिंग करके कभी, और उसके बाद नहीं आ रहा, तो अब आपने एक बार रीडिंग ली और उसके बाद आप परेशान हो रहे हो। नहीं, तो बेटर है आप ट्रैक करो चीज़ों को। एक स्पॉट रीडिंग पे आप बहुत ज़्यादा वो मत करो, रिलाई मत करो। लेकिन अगर आपका पोस्ट प्रैंडियल एक स्पॉट रीडिंग में अगर कभी आ जाता है 140 के ऊपर, तो वो प्रॉब्लम है। ये सिचुएशन बस फास्टिंग के लिए मैंने बताया कि फास्टिंग को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप से भी फास्टिंग ब्लड शुगर कई बार नॉर्मल इंडिविजुअल में भी ज़्यादा आ जाता है। लेकिन पोस्ट प्रैंडियल अगर आपका 140 से ऊपर आ रहा है खाने के बाद, तब वो डेफिनेटली प्री डायबिटीज़ है। तब आपको डेफिनेटली डाइट पे काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर किशले, ये होता कैसे है? लाइक कैसे हो रहा है? मेरी बॉडी में क्या खराब हो गया कि मुझे शुगर बढ़ गई? ये मुझे समझना है। देखिए, खराबी तो एक्चुअली क्या है ना कि खराबी डाइट में ही है, खराबी आपकी बॉडी में नहीं है। आप जिस डाइट को ले रहे हो ना बचपन से, वो कार्बोहाइड्रेट डेंस डाइट है, बहुत हेवी कार्ब डाइट है हमारा जो इंडियन डाइट है। और इतना कार्ब हेवी डाइट है वो कि आपका पैनक्रियाज डेफिनेटली वो डील कर लेता है बहुत सालों तक। एक डाटा मैं देख रहा था, वर्ल्ड में जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उनमें से हर चौथा पेशेंट इंडियन है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि हाँ, इंडियन डाइट में ही कुछ प्रॉब्लम है, मानो या ना मानो। आप कितना भी करते रहो, हाँ हम तो देसी खाते हैं, नहीं भाई, दिक्कत है, दिख रही है, स्टैट्स बता रहे हैं, फिगर्स कह रही हैं। एग्जैक्टली। और ग्रॉसली आप देखोगे तो कार्ब हेवी डाइट है हमारी डाइट, सीरियल बेस्ड डाइट है। और उसकी वजह से क्या होता है कि पैनक्रियाज एनफ इंसुलिन तो बना रहा होता है उस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को डील करने के लिए, बट ओवर द ईयर्स वो फेल हो जाता है सिस्टम। एक बार आप पूरा समझाओगे खाना खाया क्या क्योंकि मैं काफी कंफ्यूज हूँ इसमें ना। 4-5 फैक्टर आ गए, एक ब्लड सेल्स आ गए, फिर एक पैनक्रियाज आ गए, फिर एक इंसुलिन आ गया, फिर अभी एक ग्लूकोज भी आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक क्रोनोलॉजी समझा दो मुझे एक बार। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हम खाते हैं वो है क्या। तो जैसा कि मैंने बताया, कार्ब्स हेवी डाइट है हमारी, और वो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और कुछ नहीं। जो भी हम सीरियल्स खा रहे हैं, राइस, वीट या ज्वार, मिलेट्स, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई ये सब भी कोई नहीं खा रहा, सब आशीर्वाद आटा खा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये तो कहने वाली बात है। मोस्टली वीट एंड राइस खा रहे हैं लोग। मिलेट्स तब खाते हैं लोग जब उनको डायबिटीज हो जाती है, तब वो सोचते हैं कि चलो अब बेटर वर्जन लेते हैं सीरियल्स का कुछ, तो मिलेट्स की तरफ आते हैं। हालांकि वो सारे सीरियल्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट है अल्टीमेटली, और वो चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। तो जब भी आप चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को डाइट में लोगे, आप माउथ में सबसे पहले आपने लिया और डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन होता है, और वो चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। तो बेसिकली वो चेन टूटता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो ग्लूकोज आपका एंटर करता है फाइनली ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर करेगा तो डेफिनेटली इंसुलिन का रिस्पॉन्स तो आपको मिल जाता है जैसे ही खाना आपने खाया। और ब्लड में जब ब्लड शुगर हमारा बढ़ता है खाने के बाद,
तो उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन का होता है। ओके, बेसिकली ग्लूकोज कितना ज़रूरी है ब्लड सेल्स में जाना, यस, तो उसको बीच में एक गार्ड का काम या कह लो उसको ले जाने का काम इंसुलिन करता है। नहीं, खाना जो भी हम खाएंगे, ठीक है, डाइट में जितना भी कार्बोहाइड्रेट लोड ठीक होगा है, वो आपका मोस्टली ब्लड में आएगा, ठीक है। वो ब्लड में पहुंच जाएगा वो। क्योंकि आप अगर 100 ग्राम कार्ब्स खा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैक्सिमम वो जो है वो ब्लड में अल्टीमेटली पहुंचेगा। कुछ सेल्स में आपके जाएंगे डेफिनेटली, लेकिन मैक्सिमम वो ब्लड में आ जाएगा। ओके। अगर आपका 200 ग्राम कार्ब्स है तो ब्लड में ज़्यादा आएगा क्योंकि ज़्यादा लिया आपने। इंसुलिन का काम तब आता है जब ब्लड में शुगर आ जाता है। ओके, ब्लड में शुगर नहीं आना चाहिए। ब्लड में आएगा, लेकिन ब्लड में वो रेंज जो है ना वो कंट्रोल्ड वे में रहे, आपका वो 70 to 100 मेंटेन रहे हमारी बॉडी में, वो काम ओके, इंसुलिन का दैट्स है। व्हाई इट इज ब्लड शुगर लेवल। हाँ, ब्लड शुगर लेवल इसलिए हम देखते हैं। ठीक। और अगर ब्लड शुगर लेवल वही बढ़ता रहता है तो हम मान लेते हैं कि अब इंसुलिन या तो काम नहीं कर रहा या इंसुलिन कम बन रहा है। यही दो सिचुएशन होता है, एनएफ बन भी रहा है तो काम नहीं कर रहा, या फिर एनएफ बन ही नहीं रहा। यही दो सिचुएशन होती है। तो आपका ब्लड शुगर वो एक रेंज है जो 70 to 100 की हम बात कर रहे थे, वो रेंज में होना चाहिए पूरे दिन ऑलमोस्ट। और अगर वो रेंज मेंटेन नहीं हो पा रहा फास्टिंग वाले पीरियड में, अगर फास्टेड स्टेट में आप देख रहे हो अपने ब्लड शुगर को, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है। तब हम मानते हैं कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत बढ़िया नहीं चल रहा, शायद इंसुलिन काम नहीं कर रहा अच्छे से, और शायद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, और शायद अब डायबिटीज़ होगी। क्योंकि अभी अगर 105 है फास्टिंग ब्लड शुगर, तो आने वाले समय में हो सकता है 125 भी क्रॉस करेगा। किस एज से हमको सतर्क हो जाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर अब ये पॉडकास्ट 15 साल का बच्चा भी देखेगा, यस, 25 साल का भी देखेगा, 35 साल का भी देखेगा, तो किसको जाके टेस्ट कराना चाहिए? क्या सबको चला जाना चाहिए, या 15 वाला भी क्या उसके पास टाइम है अभी 5-10 साल? वैसे 25 वाले को कराना चाहिए या 35 वाले को डेफिनेटली कराना चाहिए? कुछ एज रेंज भी है क्या, या किसी को भी हो सकता है? अब तो टाइप 2 डायबिटीज़ का जो हम पहले पढ़ते थे कि लेट 50s में होता है, लेट 60s में होता है, या इवन लेट 40s में सर होता है। ये भी एक बहुत अलग, मैं सॉरी टोक रहा हाँ, हूँ, हाँ। ये टाइप 1 टाइप 2 ना, इसको आप एक बार अलग से समझाना, ये बहुत Yes. बड़ी कंफ्यूजन है। व्हाट इज Right. टाइप ए एंड व्हाट इज Right. टाइप 2? तो पहले मैं उसको बता देता हूँ। आपने जो बोला था ना वो एज वाला, एज वाला, उससे भी पहले खाने पे जो हम बात कर रहे थे, ब्लड में शुगर आया। पूछ के भूल गया। हाँ, ब्लड में शुगर आया ओके, क्योंकि डाइट में हमने कार्ब्स लिया, हाँ, और कार्ब्स लिया उसके बाद वो शुगर में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और वो ग्लूकोज फाइनली ब्लड में पहुंचा, इंटेस्टाइन के लेवल पे एब्जॉर्ब होता है, वो ब्लड में आता है। और जब ब्लड में वो एक्स्ट्रा लेवल उसका आने लगता है, रेंज से ऊपर जाने लगता है, तो इंसुलिन आता है ठीक है, उसे नॉर्मल करने के लिए। ओके, इसलिए हम बोलते हैं आप अपना इंसुलिन लेवल चेक कराओ। इंसुलिन लेवल पे इसलिए लोग चेक कराने बोलते हैं आपको, खाने के बाद भी और फास्टिंग स्टेट में भी। एंड इंसुलिन को पैंक्रियाज बनाता है। बस, पैनक्रियास बनाता है, उसमें एक बीटा सेल होता है पैनक्रियास का, वो बनाता है इंसुलिन। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का लोड है वो बचपन से इतना ज़्यादा है कि वो बीटा सेल बनाते 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 एग्जॉस्ट हो जाता है, यूजुअल मतलब इवेंचुअली एग्जॉस्ट हो जाता है वो। और वो एग्जॉस्ट होगा या नहीं होगा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जेनेटिक्स फैक्टर। अगर आपका जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हो सकता है आप हाई कार्ब डाइट पे भी आप बहुत अच्छा कर जाएं। हो सकता है आपको कभी डायबिटीज ना हो, ऐसे भी होते हैं लोग, वो खा, उनको कुछ भी नहीं Yes, होता, एक नहीं भी होता। सिम्टम नहीं है और मीठा खाया जा रहा है। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि आप वैसे लोगों से कंपेयर करते हो खुद को, आपको हो गई डायबिटीज, लेकिन आप बोल रहे हो कि अरे यार उसे तो नहीं हो रहा है, वो तो इतना खा रहा था, और वो तो 80s 90s में अभी तक नहीं हुआ उसे हाई कार्ब डाइट पे, तो फिर तुम हाई कार्ब डाइट को ब्लेम क्यों करते हो? मैं कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो प्रॉब्लम है मैक्सिमम लोगों के साथ, वो क्या हाई कार्ब डाइट पे है या लो कार्ब डाइट पे? हाई कार्ब डाइट पे। तो हाई कार्ब डाइट को अगर मैं ब्लेम नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? आप एक्सेप्शन को पकड़ के आप उसे रूल बना रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग सफरर कौन है? जो हाई कार्ब डाइट पे है। तो डाइट करेक्शन किनको जरूरत है करने की? जो हाई कार्ब डाइट पे बीमार है। जो हाई कार्ब डाइट पे स्वस्थ है वो तो करेंगे ही हाई कार्ब डाइट। जो बीमार है उनको सोचना है ना। तो आप ये बोल करके आप बच नहीं सकते हो ना इससे कि अरे उसे नहीं हुआ तो मैं भी किसी तरह तो मैनेज कर लूंगा हाई कार्ब डाइट खाते हुए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, सब में इतनी कोई मानना नहीं चाहता कि इसके जेनेटिक स्ट्रांग है। एग्जैक्टली, ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है। यस, ईगो प्रॉब्लम है या क्या है मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं मानूंगा। मैं आपकी बॉडी अच्छी है, आप तगड़े दिख रहे हो यार, लेकिन मैं मान ही नहीं सकता कि यार इसके जेनेटिक्स बढ़िया हैं। Yes. वो यहाँ लगती है बात। एक तो ये भी प्रॉब्लम है। मैं तो हमेशा ही मानता हूँ मेरा जेनेटिक्स बहुत पुअर है, मैं तो इसलिए हमेशा लो कार्ब डाइट पे रहता हूँ।
हाँ, ये मैं भी एक क्यों reason जाऊंगा उस डिटेलिंग में कि मेरी जेनेटिक्स क्या है और कैसे आप टेस्टिंग करोगे इसकी? है। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता। आप कैसे कंफर्म करोगे कि आपकी जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज या फिर कोई भी डिजीज? फिजिक देख के ही आप एक वाइल्ड गेस ले सकते हो, उसके अलावा तो फिजिक देख के फिर आपको बैकग्राउंड में ये भी तो पता करना होगा कि ये बंदा करता क्या है। हाँ। सिंपली फिजिक देख के बहुत लोग स्टेरॉइड पे बॉडी बनाए हुए हैं, हाँ, तो वो जेनेटिक्स फैक्टर नहीं है ना, वो तो एक्वायर्ड हो गया, आपने लिया कुछ एक्सोजेनस सब्सटेंस, उसकी वजह से आपकी बॉडी बनी है। अच्छा, स्टेरॉइड से एक ना आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन याद आया। अभी बॉलीवुड में एक ड्रग है, मेरे को पता नहीं, बट वो मैंने, क्योंकि थोड़ा सा वजन मुझे भी कम करना था, मैंने कहा यार जिम में कुछ होता हो एक बार चेक तो करें, क्यूरियोसिटी होती Yes. है ना, दिमाग ऐसा ही है अफलातून सा कि कुछ भी। तो मैंने देखा, तो एक ड्रग, अभी मैं उसका नाम भूल गया, बट दैट वाज एक्चुअली डायबिटीज पेशेंट के लिए वो दी जाती है। हम्म, तो उस मैंने सुना उस पे, कौन, अब श्योर तो नहीं पता, बट कॉन्स्पिरेसी है कि बॉलीवुड में कुछ लोग उस इंजेक्शन को लेते हैं, और जो कि एक्चुअली में एक प्रेस्क्राइब्ड ड्रग है फॉर डायबिटीज Yes, पेशेंट, yeah, yeah. और उससे वेट लॉस हो रहा है। तो वो क्या, नाम मत लीजिएगा, मुझे पता है आप कंपनी का और इसका नहीं ले पाओगे, बट वो क्या कंपोजिशन क्या है उसकी, और वो वर्क कैसे कर वो रहा है, या फिर ये actually- मिथ है, ऐसा कुछ नहीं जिस है। इंजेक्शन की आप बात करो ना, उसे ओजेम्पिक बोलते हैं। ओजेम्पिक, हाँ, इट वाज ओजेम्पिक, यस यू आर ओजेम्पिक राइट। वो GLP-1 एनालॉग है। तो GLP-1 एक हार्मोन होता है, एक पेप्टाइड होता है जो हमारे गट में रिलीज होता है। जैसे ही आप खाना खाते हो ना, तो GLP-1 रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे, अपने आप बनता है वो बॉडी में। वो बनता है। आप खाना खा रहे हो तो बनेगा, वो उसके रिस्पॉन्स में बनता है, फूड के रिस्पॉन्स में बनता है वो। ठीक है। तो अब GLP-1 का रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा कब होगा, वो डिपेंड करता है आपका फूड का नेचर क्या है। अगर आपकी डाइट में फैट और प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, जैसे लो कार्ब डाइट पे आप रहते हो, तो आप ज़्यादा क्या खाते हो, मैक्रोज में फैट ज़्यादा खाते हो, क्योंकि आपने कार्ब्स को कम किया हुआ है डाइट में। तो अगर आपकी डाइट में फैट और प्रोटीन ज़्यादा है, प्रीडोमिनेटली फैट एंड प्रोटीन है, तो आपका GLP-1 एनालॉग, जो भी GLP-1 हार्मोन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा गट के लेवल पे। और अगर आप हाई कार्ब डाइट पे होते हो, तो GLP-1 कम रिलीज होता है कंपेयर टू हाई फैट डाइट। ओके। और बाहर से आप क्या ले रहे हो, GLP-1 क्यों लेने की ज़रूरत पड़ रही है बाहर से? क्योंकि आपका खाना एनफ GLP-1 प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए आपको भूख लगती है बार बार हाई कार्ब डाइट पे। और उसी हाई कार्ब डाइट पे जब आप बाहर से GLP-1 लेते हो, तो आपकी भूख सप्रेस हो जाती है। ओके। तो इसलिए बोलते हैं कि कम खाते हैं लोग GLP-1 इंजेक्शन लेकर। और वेट लॉस के लिए वही चाहिए, कम खाओ हो जाओ, Exactly. वो क्रेविंग ही रोक देता Craving होगा हो फिर। देता है, भूख, आपको नौशिया भी होता है हमेशा, नॉजिएटेड आप फील करोगे, ऐसा लगेगा वॉमिटिंग हो जाएगी अगर मैं खा लिया कुछ भी। तो वो फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि GLP-1 आप बाहर से ले रहे हो, और वो सेम फीलिंग विदाउट बीइंग नॉजिएटेड आप वो डाइट पे कर सकते हो। तो अगर आप हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट करते हो, तो वो GLP-1 का रिस्पॉन्स बराबर होता है हमारी बॉडी में, वो नॉजिया भी नहीं होगा, बट आपकी एपेटाइट उस तरह से, आप एक्सेसिव हंगर नहीं होगा आपके अंदर, तो कंट्रोल होगी आपकी एपेटाइट। डॉक्टर साहब, अब तक मुझे इस ओलंपिक में कोई कमी लगी नहीं वेट लॉस के लिए। अब तक तो ये रामबाण इलाज लग रहा है मुझे, लाइक वेट लॉस के लिए मुझे तो लग रहा है मैं ले सकता हूँ ये। आप ले सकते हो अगर आपको हाई कार्ब डाइट करनी है तो। ओके। अगर आपको नहीं करनी है हाई कार्ब डाइट, अगर आप चाहते हो कोई दूसरा ऑप्शन हम लें जहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, तो लो कार्ब डाइट पे ऑटोमेटिकली आपका GLP-1 का रिस्पॉन्स बेटर होता है, जैसा मैंने बताया हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट पे। तो आपको ओजेम्पिक की ज़रूरत नहीं है, और आपको नोजिया वॉमिटिंग बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे ड्रग्स के, क्योंकि ड्रग्स का इफेक्ट तभी तक है जब तक आप ले रहे हो। जैसे ही आप ड्रग्स छोड़ोगे, क्योंकि बॉडी कॉम्पोजिशन को मेंटेन रखने के लिए आपका हंगर भी थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन वो कंट्रोल होना चाहिए। और या तो आप पूरी ज़िंदगी लो ओजेम्पिक को, जो पॉसिबल नहीं है, वो आप नहीं कर सकते हो, वो मेडिसिन पे आप पूरी लाइफ आप सस्टेन नहीं कर पाओगे उस मेडिसिन का, इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट है उसका। तो अल्टीमेटली आपका हंगर कंट्रोल रहे आपकी पूरी ज़िंदगी, आप उसके लिए क्या करोगे? ऐसा खाना आप खाओ जिससे आपको भूख ना लगे, आपकी क्रेविंग कम हो जाए, और वो हाई फैट डाइट पे ही पॉसिबल है, वो हाई कार्ब डाइट पे पॉसिबल नहीं है। मेरे को लगता है एक ये भी मिसकंसेप्शन है लोगों में, हाई फैट डाइट को ही हाई कार्ब डाइट भी समझ लेते हैं कुछ लोग। लाइक हाई प्रोटीन डाइट इज टोटली डिफरेंट थिंग, हाई फैट डाइट इज डिफरेंट थिंग, एंड हाई कार्ब डाइट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरे हिसाब से, मुझे भी था, क्योंकि आपसे बात करने से पहले मुझे अभी लग रहा है थोड़ा मैं गलत था, मुझे अब तक लगता था दो डाइट होती है, एक हाई प्रोटीन डाइट और एक हाई फैट कह लो फिर उसको, या हाई कार्ब कह लो। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी डाइट बेसिकली दो ही टाइप की होती है, या हाई कार्ब होगी या हाई फैट होगी।
ओके। अब हाई कार्ब में प्रोटीन ज़्यादा आप कर नहीं पाते हो, आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि कार्ब्स ही आपका 70% चला गया। अब आप प्रोटीन कितना खाओगे, क्योंकि कुछ अमाउंट में आप फैट भी खा रहे हो। आप वीगन डाइट पे तो हो नहीं, एवरेज पॉपुलेशन वीगन डाइट पे नहीं है। वो स्टैंडर्ड जो इंडियन डाइट है हमारी, वो फैट भी आप ले रहे हो अच्छा खासा, 15% ले रहे हो आप, ऑलमोस्ट 70% अगर आपका कार्ब्स है टोटल एनर्जी का, तो वो 15% आपका लगभग फैट भी है, और 10 to 15% प्रोटीन है। तो हाई कार्ब डाइटर्स हमेशा लो प्रोटीन डाइट पे होते हैं। लेकिन जब आप हाई फैट डाइट पे होते हो, तो आप 60 to 70% अगर आप फैट भी खा रहे हो, तो रिमेनिंग पोर्शन आपका प्रोटीन ही होगा, क्योंकि आप कार्ब्स नहीं खा रहे हो उसमें। तो हाई फैट डाइट ऑटोमेटिकली टर्न्स आउट टू बी हाई प्रोटीन डाइट, बट हाई कार्ब डाइट हमेशा लो प्रोटीन डाइट होता है। गॉट इट, गॉट इट। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मुझे पर्सनली लगती है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं अभी। वैसे तो डब्बी पे लिखा होता है स्मोकिंग सिगरेट गिव्स यू कैंसर, लेकिन फिर भी लोग उसको पीते हैं। Yes. लेकिन जो लोग नहीं पीते उनमें कहीं ना कहीं एक डर है कि यार इसको पीऊंगा तो कैंसर हो जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि कैंसर को लेके लोग एक डरते हैं कैंसर से। सेम चीज डायबिटीज के संदर्भ में अगर हम देखें तो डायबिटीज से कोई डर नहीं रहा है। डायबिटीज को बहुत हल्के में लिया जाता है। Yes, yes. यार चल हो भी गई तो क्या होगा, अब क्या, मीठा नहीं खाऊंगा, उस दिन छोड़ दूंगा, आज क्यों ये मजा कॉम्प्रोमाइज करूं। Yes. लेकिन क्योंकि मैंने देखा है, मेरे घर में डायबिटीज के पेशेंट हैं, क्या हालत हो जाती है मुझे पता है। पैर में घाव हो गया, सही नहीं हो रहा है, एक रोटी खाई बीपी बढ़ गया। Yes. तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को हम एक्चुअली में डराएं। आप कुछ फियर्स बताओ डायबिटीज के, Yes. कि क्योंकि डर से ही छूटेगा। Yes. वैसे तो इस देश का आदमी जो खाने के बाद जिसको रसगुल्ला चाहिए, ऐसे तो वो नहीं छोड़ने वाला है मीठा, वो तो आप भूल जाओ। Yes. तो हो सकता है डराएं हम तो शायद छोड़ दे। तो मैं चाहता हूँ आप मेरी ऑडियंस को ना कुछ फियर्स ऑफ डायबिटीज बताओ कि कहाँ पर ये आपको लैंड करवा सकता है। मेरा जो कंटेंट क्रिएशन है ना, वो एक्चुअली फियर मॉन्गरिंग पे ही बेस्ड है। ओके। मैं डराता ही हूँ एक्चुअली, और अच्छे से समझाने का काम तब किया जाता है जब वो इंसान आपका पेशेंट हो जाता है। जब तक वो पेशेंट नहीं है तब तक उसे डरने की ज़रूरत है। एक बार पेशेंट हो गया मतलब वो रेडी है वो चेंज के लिए, अब आप उसे डराओ मत, अब वो समझ जाएगा क्योंकि वो आपके पास आ चुका है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैं डॉक्टर तब हूँ जब आप मुझे एज अ पेशेंट आते हो, मेरे से कनेक्ट करते हो, मुझे पे करते हो। अदरवाइज मैं डॉक्टर हूँ ही नहीं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही लोग मुझे, और मैं बिहेव भी नहीं करता हूँ डॉक्टर जैसा कहीं से भी। मुझे लोग जिस तरह से कंटेंट क्रिएशन में करता हूँ, कोई बोलेगा भी नहीं ये डॉक्टर होगा, बोलते भी हैं पता नहीं। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे नहीं लगा आप डॉक्टर हो, Yes. आप मुझे फिटनेस इन्फ्लुएंसर लगे। बिल्कुल। आपकी डीपी बताती है, आपने वेस्ट में डीपी डाली हुई है। Yeah. अगर आपको डॉक्टर एज ए डॉक्टर ही उसको पोर्ट्रे करना होता तो आप गले में एक लगाते, कुछ बिल्कुल व्हाइट कोट मुझे अच्छा नहीं पहनते। लगता। मुझे बिल्कुल नहीं व्हाइट कोट पहनना और स्टेथ डालना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मुझे पता है व्हाइट कोट वाले लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे वो इमेज बनाना ही नहीं है अपना उस तरह का। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलना चाहिए आपको, और वो सोल्यूशन अल्टीमेटली मैं दूंगा, डाइट के थ्रू ही दूंगा, और यही एक सोल्यूशन होता है। ड्रग उसका सोल्यूशन है नहीं। तो ये मैं ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, जब कोई डॉक्टर जिसने जेनरिक दवाइयाँ पढ़ी हैं, जब वो आपको दवाई को ना लेने के लिए कह रहा है और डाइट पे फोकस करने के लिए कह रहा है, तो आई थिंक यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली। तो वही मैं कह रहा था कि जैसे फियर मॉन्गरिंग पे बेस्ड है मेरा कंटेंट, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई आप जब तक आप डर क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया अच्छे से। आपके डॉक्टर आपको समझाते नहीं है बीमारियों के बारे में। डायबिटीज़ जब आपको डायग्नोज होती है तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आप ये दवा खाइए, आपका सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आप पेशेंट के दिमाग में यही आप फीड कर रहे हो शुरू से कि ये आप मेडिसिन खाते रहो सब कुछ ठीक रहेगा, तो पेशेंट क्यों चेंज करेगा? बिल्कुल। क्योंकि वो अपने फेवरेट फूड को छोड़ना नहीं चाहता है, और कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल। और इसलिए नहीं छोड़ना चाह रहा है क्योंकि आपको ऐसा पता है कि ये खाएं वो खाएं, मेडिसिन तो खानी है। खाने के बदलाव से तो मेडिसिन हमारी बंद होगी नहीं कभी। तो इसकी वजह से वो चेंज के लिए रेडी नहीं होता कोई पेशेंट। तो हर एक डॉक्टर अगर अपने पेशेंट को एजुकेट करने लगे कि डायबिटीज़ एक बहुत ही डेडली, बहुत ही डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए, लॉन्ग रन में अगर आप देखो तो आपका सारा कुछ इफेक्ट होता है उससे। आपका मेमोरी का इशू जिसे हम डिमेंशिया बोलते हैं वो भी होता है, फॉरगेटफुलनेस बहुत होता है डायबिटिक पेशेंट्स में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में, इवन स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो सारे सिस्टम इफेक्ट हो रहे हैं, आपकी किडनी इफेक्ट हो रही है,
आईज अफेक्ट हो रहा है, विजन जा रहा है, कैटरैक्ट हो रहा है लोगों को। ये सब डायबिटीज के सारे डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशन है। सार्कोपीनिया, मसल लॉस हो रहा है, बोन मिनरल डेंसिटी जा रही है, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सारा कुछ इसी डिसऑर्डर्स के अराउंड है। क्योंकि एक्सेस शुगर का ही ये प्रॉब्लम है, ब्लड में शुगर एक्सेस है। क्योंकि ब्लड में रहेगा तभी वो सारे टिश्यूज को पहुंचेगा, ब्लड से ही तो पहुंच रहा है ना आपके हर एक सेल्स तक। एक्सेस शुगर कैसे पहुंच रहा है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। तो अगर ब्लड में ज़्यादा रहेगा तो सारी बॉडी तक बहुत ज़्यादा पहुंचेगा शुगर, और सारे सेल्स इफेक्ट होंगे। क्योंकि ग्लाइकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्सेस ब्लड शुगर अटैच होता है आपके प्रोटीन से, प्रोटीनस स्ट्रक्चर से, और हमारी बॉडी प्रोटीन है और हर एक सेल्स प्रोटीन इन नेचर है। और उस सेल से अगर वो अटैच होगा एक्सेस शुगर जो हमारे ब्लड में है, तो वो ग्लाइकेशन कराएगा, और उस प्रोटीन के जो सेल है हमारा, क्योंकि वो प्रोटीन का फंक्शन फिर डिसरप्ट हो जाएगा और वो सेल काम नहीं करता फिर। तो इसलिए सारे कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस एक्सेस ब्लड शुगर से ही होता है। और बाई एनी मीन्स आप अगर ब्लड शुगर आप कंट्रोल कर लेते हो, नॉर्मल रेंज में ले आते हो, तो आपको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाते हो। और क्योंकि ड्रग्स अलोन एनफ नहीं होता आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के लिए, तो आपको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है। मैं कंप्लीटली अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी मेडिसिन के। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अपनी डाइट को फिक्स कर ली डायबिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज़ होते हुए आपको जो डाइट लेनी चाहिए वो आप कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत है तो मैं प्रिस्क्राइब करूँगा, मतलब मैं इनकरेज करूँगा आपको लेने के लिए। अदरवाइज मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले अपनी डाइट पे काम करो, और अगर आपकी डाइट से आपकी सारी मेडिसिन बंद हो जाती है तो आप उस डाइट पे ही रहो। मतलब मेडिसिन आर स्टिल ऑप्शन, बट वो सेकंड लाइन ऑफ ऑप्शन, सेकंड लाइन होना चाहिए हमेशा ही। स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीज के अगर हम टर्म्स में देखें तो हमेशा ही वो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपका ब्लड शुगर देखते हैं बढ़ा हुआ है, सिंपली मेडिसिन लिख देते हैं 1 मिनट में एक खत्म। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या बोलेंगे, चीनी, चावल, मैदा बंद, वाइट चीज़ें बंद, सॉल्ट बंद। अरे भाई सॉल्ट खाओगे तो सॉल्ट से शुगर थोड़ी बढ़ेगा, और क्योंकि सॉल्ट से बीपी भी नहीं बढ़ता डायरेक्टली, तो वो भी एडवाइस का कोई मतलब नहीं बनता है, वो भी कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल है। नमक कम खाना या नहीं खाना, नमक कम खाने से भी किसी का बीपी कंट्रोल नहीं होता है, मैं बता दूं आपको। ओके। और लो सॉल्ट डाइट की वजह से एक और बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, हाइपोनेट्रीमिया, ये क्या होता है? जिसमें सोडियम लेवल ड्रॉप कर जाता है आपका पेशेंट का। तो नॉर्मली आप सोडियम का रेंज देखोगे, नॉर्मल सोडियम लेवल ब्लड में, तो वो 137 टू 145 146 के होता है रेंज, इस रेंज में होना चाहिए, और वो सोडियम लेवल रहता भी है। लेकिन क्रॉनिकली क्योंकि आप लो सोडियम डाइट पे हो, लो सॉल्ट डाइट पे हो आप, तो आपका ब्लड सोडियम भी कम हो जाता है, और 130 132 करके जब सोडियम आपका चला जाता है तो आपको सिम्टम्स आने लगते हैं लो सोडियम का, और उसकी वजह से आप हॉस्पिटल एडमिट होते हो, और देन डॉक्टर बोलता है कि नमक दो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे लो सॉल्ट डाइट लो। तो बेसिकली डायबिटीज, बीपी, ये डिजीज ना कह के इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहना मेरे हिसाब से ज्यादा सही होगा। हाँ, लाइफस्टाइल से ज़्यादा मैं बोलता हूँ ये डाइटरी डिसऑर्डर है। डाइटरी डिसऑर्डर, हाँ ये एक नया टर्म है। क्योंकि मैं बता दूं, मैं अपने पेशेंट के साथ बस डाइट ही चेंज करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ योगा करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, आसन करो, मैं ये सब कुछ नहीं बोलता। माइंडफुलनेस के लिए आप जा करके चले जाओ आप विपासना सेंटर में, मैं ये सब नहीं बोलता हूँ किसी को भी, बट स्टिल उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। क्या चेंज करते हो सर? चलो डाइट पे आते हैं, छोड़ो मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, डाइट पे आते हैं सीधा, बाकी सब छोड़ो, बाकी सब लोग सुनने में बड़ा अच्छा दूसरे लगता है, पॉडकास्ट पे सभी देख लोग। लेंगे, अपने पॉडकास्ट पे डाइट की बात करते सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसी कौन सी डाइट बताते हैं डॉक्टर साहब, हाँ। जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है, बट वो करने पे जब आता है ना तो लगता है यार ये तो बड़ा बोरिंग है। हैं। नहीं, मैंने 2 दिन कोशिश करी, तीसरे दिन मेरे से भी नहीं हुआ। भाई तो वही होता है कि जब तक आप उस चीज़ के लिए पेमेंट नहीं करोगे ना डॉक्टर साहब को, वो होगी नहीं। तो उसमें होता क्या है, मैं जिस डाइट को प्रमोट करता हूँ, एडवोकेट करता हूँ, उसे हम हाइपर कार्निवोर डाइट बोलते हैं। हाइपर कार्निवोर, हाँ, ओके। यूजुअली क्या होता है, कार्निवोर टर्म से आप ये समझते हो कि कार्निवोर मीन्स मीट ईटिंग, क्योंकि जो भी मीट ईटिंग एनिमल्स हैं उसे हम कार्निवोर बोलते हैं, क्योंकि फ्लैश पे वो अपने एनर्जी को बिल्कुल डिराइव कर रहे हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स भी हाइपर कार्निवोर हैं, नॉट एग्जैक्टली लाइक लायंस और टाइगर्स, बट हैं हम कार्निवोर्स। और हाइपर कार्निवोर मैं टर्म इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास एक लेवरेज है कि आप प्लांट बेस्ड फूड पे भी आप खुद को सस्टेन कर लेते हो। सर्वाइवल पॉसिबल है प्लांट बेस्ड फूड पे भी, आप मीट खाओ, लेकिन अगर मीट अवेलेबल नहीं है तो आप प्लांट बेस्ड फूड पे भी आप सर्वाइव कर लेते हो और अच्छा खासा रह लेते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कब तक, कुछ सालों तक, क्योंकि एक सीजनल
टाइप से अगर चेंज आए ना तो प्रॉब्लम नहीं है कि भाई चलो 1-2 महीने हमने प्लांट्स खाया क्योंकि अभी मीट अवेलेबल नहीं है, तो आपकी बॉडी सर्वाइव कर लेगी उस पर, क्योंकि एक रिसाइकलिंग हो रहा है ना। आप मीट खा रहे हो, ज़्यादा समय के लिए आप मीट खा रहे हो, लेकिन 1-2 महीने की बात होती है जहाँ पे आप प्लांट्स पे रहते हो। तो उस तरह से आप एज अ लाइफस्टाइल आप उसे बनाना मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि आप किसी एक डाइट पे रहते हो तो आप उसी पे रहते हो, फिर वो आप चेंज नहीं लाते, क्योंकि एक डाइट ना आपके एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। आप ये नहीं समझते हो कि अभी मेरे पास ये नहीं है तो मैं इसे ज़्यादा खा लेता हूँ, और क्योंकि अब सारा कुछ पूरे साल अवेलेबल है। अगर मीट है तो वो पूरे साल अवेलेबल है, सब्जियां और सीरियल्स हैं वो पूरे साल अवेलेबल है। तो अगर कोई सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट पे है तो वो उस हैबिट से बाहर आकर मीट नहीं खाएगा बीच बीच में 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या फिर इवन 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, क्योंकि वो उसकी हैबिट हो गई अब, क्योंकि स्कैरसिटी है नहीं अब किसी फूड का। तो जब भी आप किसी एक डाइट पे रहते हो ना तो वो आपका एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाता है, और ऐसा वो आपके साथ वो जुड़ जाता है वो डाइट कि आप चेंज नहीं ला सकते उसे। बिल्कुल ठीक है, अब प्रॉब्लम यहीं पे है, अगर वहीं पे स्कैरसिटी आ जाए तो हर एक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बन जाएगा। हाँ, सर्वाइवल पे जब बात आएगी तो बना भी है इंडिया में। बहुत पहले फेमीन आए हैं। यस यस, तो उस टाइम पे आदमी को खा रहा था, बिल्कुल, जानवर को तो छोड़िए। बिल्कुल। तो वो क्यों नहीं, वेजिटेरियन क्यों नहीं चेंज होना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास ये फूड है अवेलेबल और ये रहेगा। चावल रोटी हम खा रहे हैं, इसी तरह से खाएंगे, ओट्स दलिया ये सब खाते रहेंगे हम, इसकी कमी नहीं आने वाली। तो मेरा ये कहना है कि आप उस तरह से सीजनली आप ब्रेक करके आप खाओगे नहीं। आप 6 महीने 8 महीने तैयार हो नहीं मीट खाने के लिए कि आप रिमेनिंग 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के लिए आप प्लांट बेस्ड डाइट पे आप उस तरह से आप तो आप बहुत साइक्लिंग ज्यादा करोगे। बोल रहे हो। इंडियन एवरेज अगर मैं देखूं, यस, या चलो हम तो यार हिंदू हैं, अगर हम मुस्लिम फैमिली में भी एक बार को चले जाएं तो 3 टाइम के मील में से ब्रेकफास्ट में नॉनवेज कोई नहीं खा रहा। कोई नहीं खा रहा, एग्जैक्टली। वो एक ही टाइम हो पाता है। बिल्कुल। उसका एक रीजन चलो फाइनेंशियली भी थोड़ा सोचना चाहिए। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल भिंडी खानी है आज, भिंडी और रोटी, और उसकी एक मैं कॉस्टिंग निकालूं एक थाली की, तो वो कॉस्टिंग नहीं आएगी 50 रुपए से ज्यादा। घर उसमें मैंने सब जोड़ दिया, घर की गैस भी जोड़ दी, आटा भी जोड़ दिया, तेल भी जोड़ दिया, भिंडी जो लेके आया मैं वो भी जोड़ दिया मैंने। उसी के उसको अब साइड में रख देता है। मैं अकेला हूँ अभी भी। अब मुझे खाना है फॉर एग्जाम्पल मटन खाना है, तो उसकी कॉस्टिंग आएगी 350-300 रुपए। या चिकन मुझे खाना है तो उसकी कॉस्टिंग आएगी 150, 170, 80 रुपए के अराउंड। तो एक मेरे हिसाब से ये भी एक फैक्टर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 150 वाली जब आप थाली खाते हो ना तो आप दिन में 3 बार नहीं खाते हो। ये भी है, ट्रू। तो आपका जो कॉस्ट है ना वो उतना ही आता है, और साथ में आप बीमार भी पड़ते हो सस्ता खाना खाकर। तो आप मेडिसिन पे आप वो बर्डन, आप इकोनॉमिक बर्डन आप लेते हो खुद पे मेडिसिन खाने के लिए, उस न्यूट्रिएंट पुअर डाइट के लिए। लेकिन जब आप मैं आपको बोलता हूँ कि न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लो और उस पर आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपको कम बार भूख भी लगेगी, तो वो आप उसके लिए आप राजी नहीं हो, उसके लिए आप तैयार नहीं हो। आप बोलते हो बहुत महंगी डाइट है ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम यहीं पे, सारा कुछ आपको सोचना पड़ेगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आप देखो आप, तो अल्टीमेटली ये डाइट सस्ती है। तो आप क्या कह रहे हो कि 3 टाइम नॉनवेज खाओ? नहीं, मैं कहीं नहीं रहा हूँ ऐसा। मैं कह रहा हूँ आप जब भी खाओ नॉनवेज खाओ। अब वो देखना पड़ेगा ना कि आपको भूख कितनी बार लग रही है। 3 टाइम खाते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। नहीं, मैं उसके बाद में एक ब्रंच भी करते हैं उसके बीच में। मैं तो एक टाइम खाता हूँ ना नॉनवेज, बस बाकी एक टाइम बार क्या खाता हूँ। खाता ही नहीं हूँ, कुछ नहीं खाता हूँ मैं। मुझे ना स्नैक्स की आदत है, ना ही मैं कोई टी कॉफी लेता हूँ, पानी भी नहीं पीता हूँ बहुत ज्यादा मैं, तो एक बार ही खाता हूँ बस। अभी 12 बज रहे हैं, आप क्या खा के आए हो? कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्टमक। आपने लास्ट टाइम कब खाया था? कल शाम को खाया था 6-7 बजे। क्या खाया था? अंडे खाया था। कितने अराउंड? 24 24 अंडे खाए थे? 24 अंडे, दैट्स इट, होल एग्स, और कर्ड खाया था, 1 bowl ऑफ कर्ड, बस यही। आपकी टेस्ट बर्ड कैसे मान रही है? मेरे को तो ये समझना है, क्या आप उस अंडे पे क्या कौन सा मसाला डाल रहे हो कि आपकी टेस्ट बर्ड सेटिस्फाइड है? नहीं, टेस्ट बर्ड के लिए तो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप जिस हेल्थ को आप इंजॉय कर रहे हो ना, जिस स्टेट ऑफ हेल्थ को मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं भूल चुका हूँ कि मेरा टेस्ट और टेस्ट बर्ड क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है। तो एक्चुअली रियल हेल्थ जो होता है ना, आप अगर उसे इंजॉय करने लगोगे किसी एक सर्टेन पर्टिकुलर फूड पे, तो आप वो हेल्थ आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। फिर आप मिस भी नहीं करते कि आप पानी पूरी मैं नहीं खा पाता हूँ या समोसे नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि आपको पता है वो उसको नहीं खाते हुए ही आप इतने अच्छे हो। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। आपकी गर्लफ्रेंड है? ऐसा कर नहीं है, वो भी नहीं है एक्चुअली। कभी किसी लड़की को डेट किया आपने? हाँ, डेट तो किया है। कभी उस लड़की ने नहीं कहा आज गोलगप्पे खाने चलेंगे? नहीं, वैसी लड़कियां भी नहीं होती हैं मेरे साथ जुड़ती हैं।
ओके। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सिंगल रहता हूँ। तो मतलब मैं डेट भी उसी को करता हूँ जो मेरी लाइफस्टाइल के अराउंड जो काम कर रही है, उस टाइप से जिनका है लाइफस्टाइल। तो मेरे लिए इतना मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको किसी को भी एरू गैरू नत्थू को मैं डेट करता रहूँ। तो आपसे अगर मैं एक डाइट प्लान बनवाऊं अपने लिए, तो वो क्या होगा डाइट प्लान? देखिए डाइट प्लान तो मैं चलो थोड़ा और आसान कर देता हूँ। मेरी एज 27 है, मेरा वेट 80 kg है, हाइट मेरी 165 सेंटीमीटर है। अब मेरे लिए आप डाइट प्लान बताओ। देखिए डाइट प्लान ना मैं यूजुअली देता नहीं हूँ, क्योंकि जिस डाइट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, एडवोकेट कर रहा हूँ एज दी मतलब मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे मैं कर रहा हूँ जिस डाइट को प्रमोट, उस डाइट में आपके पास वेराइटीज़ नहीं है बहुत। आपको मोस्टली मीट खाने हैं, एग्स खाने हैं, और प्लांट बेस्ड फूड मैं मना नहीं करता हूँ एंटायरली कि आपको बिल्कुल नहीं खाना है, बट क्योंकि वो प्रायोरिटी में नहीं है तो आप उसे स्मॉल अमाउंट में ऐसे भी खाओगे, क्योंकि इंडियन जो रेसिपी होती है नॉनवेज बनाने की उसमें आप ऑनियंस डालते हो, टमाटोज डालते हो, तो वो जा रहा है ऐसे भी। तो अलग से उसे भर भर के अब सब्जी खाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप यूज कर रहे हो उसे, वेजिटेबल्स को, प्लांट्स को। तो उतने अमाउंट में जा भी रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा उस तरह से, आपको करेगा भी नहीं वो प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सक्लूसिवली 100% कार्निवोर डाइट को करना पॉसिबल नहीं है इस इंडियन कल्चर में, नहीं है। तो आप नॉर्मली जो बनाते हो इंडियन रेसिपी में, मटन करी या कढ़ाई चिकन जो भी आप बनाते हो उसमें आप यूज कर रहे हो, तो वो तो वेजिटेबल जा ही रहा है आपकी बॉडी में। अब अलग से सब्जी बना करके खाने की क्या जरूरत है? अब मटन के साथ कोई सब्जी खाता है क्या? नहीं खाता। आप मटन के साथ क्या खाते हो? रोटी चावल। रोटी या चावल, कोई सब्जी, भिंडी की सब्जी तो नहीं खाएगा। नहीं। तो रोटी चावल को मैं बस बंद करता हूँ, उसी को बंद करना है। तो जब आपकी डाइट ही इस मीट के अराउंड है, आपने बेस बना लिया इसको डाइट का, तो अब आपको डाइट प्लान में क्या दूंगा? लेकिन रोटी तो मैं फिर भी, अच्छा चलो मैंने आपकी डाइट मान ली, मैंने अब शाम को बनाया कढ़ाई चिकन, उसके बाद अगर मैं एक ही टाइम खा रहा हूँ, मैंने सुबह से भूखा हूँ, अब मैं शाम को 7 बजे अगर खाना खाऊंगा तो मैं तो 15-16 रोटी खा जाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आपका 1 मील अ डे का जो प्रोटोकॉल होता है खाने का, वो हमेशा डाइट के कॉन्टेक्स्ट में आपको करना होता है। सिंपली अगर कोई आपको ये बोल रहा है दिन में एक बार खाओ, और दिन में एक बार खाने में वो कहता है कुछ भी खाओ लेकिन दिन में एक बार खाओ, ये सब लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए क्योंकि वो भूख लग जाएगी आपको फिर, और फिर आप कुछ भी बिंज करोगे, किसी भी चीज़ पे आप बिंज करोगे, कुछ भी पड़ा हुआ रहेगा घर पे आप उसको खा लोगे। लेकिन आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, आप भी तो एक ही टाइम खा रहे हो। हाँ, क्योंकि मेरी भूख जो है ना वो कंट्रोल्ड है। हंगर पे आपको काबू पाना है, और हंगर पे आप काबू तभी पाओगे जैसा कि मैंने बताया, GLP-1 को आप बूस्ट करते हो अपने खाने से। अब वो प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन एंड फैट रिच डाइट होता है हमेशा। गॉट इट। तो उसी से हंगर कंट्रोल होता है, क्योंकि अब ओलंपिक लेके भी आप एक बार खाते हो। आप मीट में क्या प्रेफर करते हो, रेड मीट या वाइट मीट? मैं हमेशा ही बोलता हूँ रेड मीट ज़्यादा खाने को, हमेशा। बट वाइट मीट भी आप खा सकते हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपका हफ्ते में 3 से 4 दिन एटलीस्ट रेड मीट आप खाओ। पर ऐसा क्यों, लाइक क्या उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, क्यों? नहीं, मैं कोई भी खाना ना, प्रॉब्लम क्या है कि आप बहुत, हम सारे लोग ना बहुत रिडक्शनिस्ट वे में सोचते हैं। हमेशा जब भी खाने की बात होती है तो प्रोटीन बढ़ा लो। अरे यार, खाना आप सिर्फ प्रोटीन के लिए नहीं खा रहे हो, आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी खाने खा रहे हो, जिसके लिए आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेते हो। अब देखो आज की डेट में कौन से घर में मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स नहीं खाते हैं लोग? हर लोग खा रहा है, हाँ, फिर भी बीमार है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि खाने में रेड मीट नहीं है, तो सभी को सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो मेरे से कहता है सर आप तो सप्लीमेंट्स के भी अगेंस्ट हो। मैं कहता हूँ सप्लीमेंट के अगेंस्ट मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं जिस डाइट को बताता हूँ उस डाइट पे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है आपको। अब कोई मेरे से कहता है कि भाई मुझे तो वेजिटेरियन ही डाइट करना है, तो इसमें क्या करना है? मैं बोलता हूँ तब बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए सप्लीमेंट्स। लेकिन क्योंकि मैं वेजिटेरियन डाइट को प्रमोट नहीं करता हूँ, और वेजिटेरियन क्लाइंट्स को मैं लेता भी नहीं, एनरोल भी नहीं करता हूँ, ना ही उनसे कंसल्टेशन में करता हूँ। क्योंकि वेजिटेरियन को मैं तभी कंसल्ट करता हूँ जब वो तैयार हैं नॉन वेजिटेरियन होने के लिए, और देन उसके बाद वो कार्निवोर बनने को तैयार है, तो तभी मैं कंसल्टेशन करता हूँ। क्योंकि पता है पेशेंट को भी कि ये बंदा वेजिटेरियन, मैं इंसान हूँ, अगर इस डॉक्टर के पास जाऊँगा तो ये बोलेगा नॉनवेज खाने को, और मैं नहीं खा सकता, तो चलो मैं कंसल्ट ही नहीं करूँगा इस डॉक्टर को। तो मेरे पास अगर किसी वेजिटेरियन का कॉल भी आ रहा है तो वो ये मान चुके हैं कि मुझे खाना है, और वहाँ पे मैं सप्लीमेंट्स नहीं दूंगा उनको, ज़रूरत ही नहीं है सप्लीमेंट्स की। तो किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, सबसे पहली जो प्रायोरिटी है होनी चाहिए आपकी,
वो ये कि आप अपने भूख को कंट्रोल करो, कम मत खाओ। कम खाना सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आज आप कम खा रहे हो, कितने दिनों तक कम खाओगे? पूरी जिंदगी नहीं खा सकते कम। फिर ऐसी क्रेविंग होती है, फिर आदमी कुछ भी खाता है। उसी से आती है ना वो डिसऑर्डर्ड ईटिंग बिहेवियर उसे हाँ। बोलते हैं हम। गलत चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फिर अचानक से कर लेते हो। 3-4 दिनों में फास्टिंग कर लिया और फिर 5वें दिन हमने पूरा शुगरी आइटम्स खा लिया, तो ये डिसऑर्डर्ड ईटिंग बिहेवियर कहलाता है। इसलिए हुआ क्योंकि आपकी साइकोलॉजी जो है पूरी डिस्टर्ब्ड है पुअर डाइट पे, लो कैलोरी डाइट जिसे हम बोलते हैं, और उसी को प्रमोट करते हैं ये जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है ना, मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स होते हैं, ये सारे लोग कैलोरी डेफिसिट डाइट को हाँ सब प्रमोट सब करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कैलोरी डेफिसिट डाइट आप कब तक करोगे? जब तक आप उस एनरोलमेंट में हो। कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं और साथ में वे प्रोटीन। हाँ, तो वही प्रोटीन में क्योंकि बोलते हैं ना कि आपका थर्मिक इफेक्ट है, कैलोरी लो कैलोरी डाइट वो आइटम होता है प्रोटीन, और क्योंकि आप प्रोटीन खाओगे तो आपको सैटिस्फैक्शन आएगी। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है कि प्रोटीन से सिर्फ सैटिस्फैक्शन नहीं आती, जब तक प्रोटीन आपके लीन होता है तब तक वो सैटिस्फैक्शन नहीं देता आपको। फैटी प्रोटीन होना चाहिए। इसलिए वे प्रोटीन पे भी आपका हंगर कंट्रोल नहीं होता है। और हमेशा प्रोटीन जब फैटी होता है तभी हंगर कंट्रोल होता है। आप कभी गौर करना, जब आप एग वाइट खाओगे तो आपका हंगर कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन होल एग्स खाओगे तो आपका हंगर कंट्रोल होगा। मेरे ख्याल से सेम पनीर के साथ भी है, पनीर खा लो तो भूख नहीं लगती। बिल्कुल, क्योंकि आप लो फैट पनीर खा रहे हो ना, और प्रमोट करते हैं लो फैट पनीर आज की डेट में सारे लोग, क्योंकि कैलोरी सेंट्रिक व्यू से वो देखते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने हंगर को देखो, कैलोरी मत देखो। आपका अगर हाई कैलोरी डाइट पे भी, सो कॉल्ड हाई कैलोरी डाइट पे भी आपका हंगर कंट्रोल है, तो आपका बॉडी वेट लूज होगा ही होगा, फैट आपका जाएगा ही जाएगा। आपको कैलोरी ट्रैक ही नहीं करना है। आप कम खाते हुए भी लूज नहीं कर पा रहे हो। मैक्सिमम क्लाइंट जो होते हैं ना, कम खाते हुए भी लूज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही केसेस आते हैं मेरे पास। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे आपके पास, क्योंकि आप रिलीजियस हो। आप कितने रिलीजियस हो मुझे पता नहीं। मैं तो मतलब नेगेटिव में हूँ, रिलीजियस ऑब्वियसली। ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप रेड मीट को जैसे, क्योंकि रेड मीट पहले हम ये समझते हैं रेड मीट किस जानवर से हमें मिलता है। रेड मीट इंडिया में अब आप रह रहे हो, आप ऊंट तो नहीं खा सकते, हिरण आप नहीं खा सकते, तो रेड मीट के लिए आपके पास 2-3 ही बहुत कम ऑप्शंस रह गए। गोट, बफलो और काऊ खाओगे तो फिर हो गया। आप तो यहाँ रहना है आपको देश में, तो मैं उसका एडवोकेसी भी नहीं करता उसकी। तो आपके पास 2 जानवर बचे, भैंस और गोट। अब आप मेजोरिटी आप इस देश में रहते हो जहाँ 79% अराउंड 80% लोग हिंदू हैं। तो वो हिंदू हैं जिन्होंने गर्दनें कटा ली हैं, पर उन्होंने किसी को मार के नहीं खाया। चलो आज मान लेते हैं हिंदू, क्योंकि मैं एक रिसर्च कर रहा था अपने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए, तो मैंने उसमें देखा था हिंदूज में जो परसेंटेज नॉन वेजिटेरियन है, अराउंड हिंदूज में भी स्टिल 40% अराउंड, आई एम नॉट श्योर कि क्या एग्जैक्टली वो फिगर है, बट इट इज अराउंड 40%। 40% लोग हिंदूज में भी नॉन वेजिटेरियन हैं, बट वो क्या खाते हैं उस नॉन वेज में? दे आर लिमिटेड टू फिश एंड चिकन। रेड मीट नहीं खाते हो। रेड मीट नहीं खाते। तो इसको लेके आप कैसे वो डाइट अपनी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओगे? मैं ये सोच के बड़ा परेशान हूँ। देखिए, मैं तो बस अपनी बात को कह रहा हूँ, मैं सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेनी है वो। हाँ, प्रॉब्लम क्योंकि आपके पास है ना, तो मैं बॉदर ही नहीं करता इतना ज्यादा कि बीमार तुम हो यार परेशान तुम हो, मैं तो हूँ नहीं बीमार। अब जो भी आप नॉन वेजिटेरियन, 40% नॉन वेजिटेरियन की आप बात कर रहे हो ना, वो भी कैसे नॉन वेजिटेरियन है? प्लांट बेस्ड नॉन वेजिटेरियन बोलता हूँ उसे मैं, क्योंकि चिकन के 2-3 पीसेस खाते हो आप, फिश भी आप वही खाते हो, और बाकी पूरे चावल से भरा होता है आपकी थाली। हाँ, तो वैसा नॉनवेज खाने का भी कोई मतलब नहीं है, और वो इनटेक इतना इनसफिशिएंट है आपकी बॉडी के नॉरिशमेंट स्टैंड पॉइंट से कि वो ऐसे भी आपको मतलब न्यूट्रिएंट उस तरह से आपको मिल नहीं पा रहा, इसलिए आपको स्टिल प्रॉब्लम्स है नॉनवेज खाते हुए भी। तो वो इनटेक बहुत ही इनसफिशिएंट है। तो अगर कोई वैसा नॉन वेजिटेरियन, अगर आप चावल खा रहे हो चिकन के साथ, तो चिकन तो नाम के लिए होता है, एक 2 पीस कहीं पड़ा होगा छोटा सा, उसके अलावा उसकी ग्रेवी है और चावल है, और अच्छा मजा भी उसमें ही आता है। बिल्कुल टेस्ट भी उसमें ही है। हाँ, तो वो कोई भी ना नॉनवेज एंजॉय नहीं कर रहा अपने मील में, वो राइस और रोटी एंजॉय करता है उस ग्रेवी के साथ। क्योंकि आप ऐसे भी समझो कि कोई डॉक्टर अगर किसी को नॉन वेजिटेरियन जो बोलता है ना कि मैं तो बहुत शौकीन हूँ नॉनवेज का, मटन का स्पेशली, तो मैं बोलता हूँ कि तो जब डॉक्टर आपको मना करता है नॉनवेज खाने के लिए, तो आप सडनली कैसे बंद कर देते हो? और लेकिन डॉक्टर जब वेज खाने के लिए मना कर रहा है तो आप नहीं, रोटी चावल बंद करने बोलता है तो आप नहीं बंद करते हो। तो आपका शौक जो है ना वो रोटी चावल का है, वो नॉनवेज का नहीं है। ट्रू।
तो आप जब नॉनवेज खाते हो तो आपकी थाली कैसी दिखती है? मान लेते हैं, अब चलो कल तो आपने अंडे खाए, आज मानते हैं कि आप कढ़ाई चिकन खाओगे, तो आपकी थाली कैसी दिखेगी? उसमें एक पोर्शन सैलेड का होगा, चावल होंगे थोड़े से, रोटी कैसी होगी वो मेरे को एक विजुअलाइज कराओ। जैसे आज तो मैं बाहर ही खाऊंगा, ठीक है, अभी आपके पास आया नहीं आप मान लेते हैं बाहर नहीं खाओगे, अभी आप घर अपने घर हो, अब कैसी थाली आपकी दिखेगी? नॉर्मल इंडियन जो करी बनता है ना, बस ग्रेवी थोड़ी उसकी थिक होती है, क्योंकि हमें रोटी चावल नहीं खाना उसके साथ। बोलते हैं ना लटपट, लपेट, हमारे यहाँ बोलते हैं लपेटेदार। यस ये बनाता है वही, तो वो वाली हम बनाते हैं और हम घर में सभी लोग हम लोग वैसे ही खाते हैं। उसके साथ रोटी चावल नहीं होता। आप रोटी खाते ही नहीं हो उसके साथ? नहीं, रोटी चावल बिल्कुल नहीं छूता हूँ मैं उसके साथ। तो फिर तो तंदूरी चिकन खा लो आप। तंदूरी चिकन के साथ क्या है कि मैं चिकन को रोस्ट करता हूँ, जैसे चिकन में भी मैं सिर्फ और सिर्फ लेग पीस खाता हूँ। ऐसा क्यों? बाकी पार्ट्स नहीं खाता हूँ मैं, हेल्दी नहीं होता बाकी पार्ट्स। चिकन ब्रेस्ट तो बोलते हैं बहुत हेल्दी होता है। वो लीन होता है, वो लीनेस्ट पार्ट होता है चिकन का, और लीन प्रोटीन हमेशा अच्छा नहीं होता। वो तो आपने भी बताया, उससे भूख नहीं फिर लग जाएगी। भूख लग जाती है और फिर आपका हंगर जो है वो भी कंट्रोल नहीं होता, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है पेट खराब हो जाता है उससे। कई बार डायरिया हो जाता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है चिकन ब्रेस्ट खाने से। गट हेल्थ आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है चिकन ब्रेस्ट खाकर। चिकन ब्रेस्ट से आप बता रहे हो डायरिया हो जाता है और ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, चिकन ब्रेस्ट में ऐसा क्या है, क्यों हो रहा है? मतलब सिर्फ लो प्रोटीन है, लो फैट है इसलिए हो जाता है? प्रोटीन नहीं है ना, क्योंकि आपका जो फूड जो है, जिस भी आप फूड को ले रहे हो, वो एक प्रोटीन और फैट के फॉर्म में होना चाहिए। प्रोटीन हमेशा फैट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। अगर कोई प्रोटीन आपका फैट के साथ नहीं आ रहा, वो प्रोटीन ह्यूमन बींग्स के लिए आइडियल नहीं है। तो इसलिए बर्ड्स हमारा फूड है नहीं, हमारा फूड हमेशा रूमिनेंट मैमल है। आप इवोल्यूशनरी स्टैंड पॉइंट से देखोगे, चिकन इज अ बर्ड ओवरऑल। हाँ, तो चिकन बर्ड, हम चिकन को खाकर इवॉल्व नहीं हुए हैं, हम रूमिनेंट मैमल्स को खाकर इवॉल्व हुए हैं। तो हमारे जो गट है ना, वो टोटली डिजाइंड है हाई फैट प्रोटीन डाइट के लिए, सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट के लिए नहीं। क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट आप हाई कार्ब डाइट पे भी कर सकते हो, लेकिन आप नहीं उस पर सक्सेसफुल हो पाओगे उस डाइट पे, क्योंकि एक तो पोर्शन ज्यादा लेना पड़ेगा। बिल्कुल, और गैस भी बनेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आप हाई कार्ब डाइट प्लस हाई प्रोटीन लो फैट के साथ ब्लोटिंग होगी। सॉरी टू इंटरप्ट, एक और क्वेश्चन गैस से आया दिमाग में। आप बता रहे हो आप शाम को खाते हो, सुबह से शाम तक गैस आपके कैसे नहीं बनती? खाली पेट में तो गैस सबसे ज्यादा बनती है। वो तभी बनती है जब आपका खाने में हाई कार्ब डाइट होता है, क्योंकि जब आप मील लेते हो ना, तो एक प्रॉपर टाइमिंग पे आपको आदत हो गई है कि भाई सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है तो करना ही है, और उस टाइम पे आपको नहीं मिलता है तो आपको वो सिग्नल आता है और फिर एसिडिटी जैसी फील आती है। क्यों? क्योंकि उसी खाने को खाते हुए आप खाने को स्किप कर रहे हो। आप खाना बदल लो, उसके बाद आपका मील भी स्किप होगा, तो आपको वो एसिडिटी नहीं होगी। आपने एक बात कही, हम रेड मीट खाते हुए इवॉल्व हुए हैं, लेकिन अब तो इवॉल्व हो गए ना। यस, अब तो हम फर्टिलाइजर हमारे पास है, खेती करनी हमें आती है, ट्रैक्टर हमारे पास है। अब क्यों ना मैं फसल उगाऊं, क्यों ना मैं गेहूं खाऊं, क्यों ना मैं चावल खाऊं? वो तो खा ही रहे हैं आप ना। मैं कहाँ रोक रहा हूँ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये गेहूं चावल खाते हुए कितने साल हुए? 10,000 12,000 साल। बिल्कुल। और जो इवोल्यूशन की हिस्ट्री है, हमारी मीट ईटिंग की हिस्ट्री है, वो एग्जैक्टली 4.5 मिलियन ईयर्स की है। मतलब हमारा इवोल्यूशन मीट ईटिंग का 4.5 मिलियन ईयर्स का है। तो आपका जो जेनेटिक्स है, हमारा जो जेनेटिक हेरिटेज है, वो मीट ईटिंग के लिए है स्टिल। अभी 10 सालों से हम ग्रेन्स खा रहे हैं, सीरियल्स खा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हमारी बॉडी की डिज़ाइन बदल गई, बायोकेमिकली हम कुछ और हो गए, फिजियोलॉजिकली एनाटॉमिकली हम डिफरेंट हो गए 10,000 अनाज खाकर, 10,000 सालों से अनाज खाते हुए। नहीं है, वही डिज़ाइन है अभी भी। और इसलिए, और ये प्रूव भी हो जाता है ना, हर केस में प्रूव हो जाता है, जो भी लोग हाई फैट डाइट, कार्निवोर डाइट पे आते हैं, सभी की बीमारी गैग हो जाती है। तो ये अपने आप में प्रूव कर रहा है कि भाई आपकी बॉडी स्टिल उसी तरह से अभी भी डिजाइंड है, आप वही खाओ तो बेटर है। आप कोप अप कर लेते हो बहुत सालों तक इस गलत फूड पे, वो तो हमारी बॉडी की काबिलियत है कि फ्लेक्सिबल है हम बहुत ज़्यादा, कि हम इधर भी खा के रह लेते हैं, उधर भी वाले भी खा के डाइट पे हम रह लेते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं आपको वो खाना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको प्लांट बेस्ड फूड खाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं छूना है। अरे आप खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा क्या खाना है? एनिमल फूड, उसी पे आप हेल्दी रहोगे। क्योंकि जब भी मैं पेशेंट पे ये इम्प्लीमेंट करता हूँ डाइट को, तो हमेशा पेशेंट बेटर होता है। आपके कुछ पेशेंट्स हैं जो कि
पहले वेजिटेरियन थे प्योर 100%, अंडा भी नहीं छुआ है, और आपके पास आए, आपकी कंसल्टेशन के बाद वो कोई प्योर नॉन वेजिटेरियन या प्योर जो आप कहते हो हाइपर कार्निवोर, ऐसा कोई कन्वर्ट हुआ हो, चेंज आया हो, ऐसा कोई पेशेंट्स है मेरा तो आपके पास? काम ही है बदलना, कन्वर्ट करना मेरा काम ही है, मैं कन्वर्टर हूँ एक्चुअली। तो जितने भी वेजिटेरियंस हैं मेरे पास, जो भी आ रहे हैं ना, वो समझिए मोस्ट ऑफ द लोग वेजिटेरियन है, और वो कंसल्टेशन ले रहे हैं मेरे पास वो उस माइंडसेट के साथ कि अब मुझे खाना है, चलो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। तो सारे लोग कन्वर्टेड हैं। अराउंड कितने लोगों को आपने वेजिटेरियन से हाइपर कार्निवोर बना दिया होगा? कोई डायरी तो मेंटेन नहीं कर रहा हूँ मैं लगभग एक इसको, हाँ, approx लेकिन figure? फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट वो 150-200 के अराउंड तो होगा अभी तक। और उनकी क्या फीडबैक आते हैं आज हाइपर कार्निवोर बनने के बाद? बहुत अच्छा फीडबैक, लड़ते हैं मेरे लिए लोग, मेरे लिए स्टैंड लेते हैं सोशल मीडिया पे। देखा मैंने आपका एक और पॉडकास्ट था, उसके कमेंट सेक्शन में मैं गया था, यस, लोग लड़ने मरने के लिए तैयार थे, आपकी Yes, बात yes. नहीं करने देना चाहता था कोई। बिल्कुल। तो क्योंकि उनको पता है ना कि किन सारे सिचुएशन को वो ओवरकम किए हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ, अब वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब माइग्रेन आपका चला गया, जिसके लिए आपको रिकरेंट एडमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, माइग्रेन का प्रॉब्लम नहीं है, अब IBS प्रॉब्लम नहीं है, गट इशू, ब्लोटिंग, गैस, 50 तरह की GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, एसिडिटी जिसे बोलते हैं, यहाँ पे जलन होती है, हाँ, हेवीनेस रहता है हमेशा, जस्ट डिस्कम्फर्ट रहता है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक कहीं तो नहीं आ रहा मुझे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स चले जाते हैं। तो मेडिसिन बंद हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि आप मेडिसिन आपकी बंद हो रही है। बीपी को कैसे ठीक करता है ये डाइट? डायबिटीज का तो समझ में आ गया कि यार ग्लूकोज ही कम बना यस, तो ठीक है, ऑब्वियसली डायबिटीज खा नहीं रहे हो गेट तो बेटर, बढ़ेगा भी नहीं, definitely। बढ़ेगा भी नहीं, लेकिन Right. ये बीपी में कैसे इफेक्ट ला रहा है, और आर्थराइटिस में कैसे इसमें इफेक्ट आ रहा है, ये चीज और समझाओ। ये डाइट को जब भी हम करते हैं ना, हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट, तो इसमें कार्ब्स आप नहीं खा रहे हो, ना के बराबर खा रहे हो। और जिस इन्फ्लेमेशन की हम बात करते हैं इस लाइफस्टाइल डिजीज के अराउंड, हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। और ये इन्फ्लेमेशन सिर्फ इन्फ्लेमेशन मुझे Yes. पता है, आपको पता है, एक बार ऑडियंस को बता दो इन्फ्लेमेशन होता क्या है आम भाषा में? इन्फ्लेमेशन जो आपका एक टर्म है ना, ये समझ लीजिए आप, नॉर्मली क्या होता है कि कहीं पे भी आपको चोट लगती है, कोई भी एरिया इन्फ्लेम्ड है, तो वहाँ पे आपके पास क्या क्या होगा, उसका साइंस होते हैं, उसके कुछ साइंस होते हैं। वहाँ पे रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, और हो सकता है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन जिसे हम एडिमा बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये 4 साइंस होते हैं जो एसोसिएटेड होता है इन्फ्लेमेशन के साथ। ठीक है। तो ये तो आप ऑब्वियस वे में देख रहे हो, जब आपको जहाँ पे इंजरी हुई, वुंड हुआ, तो ये आप देख पा रहे हो। लेकिन कुछ इन्फ्लेमेशन ऐसे होते हैं जिसको आप एक्चुअली देख नहीं पा रहे हो नेकेड आई से, वो सेलुलर लेवल पे चल रहा है वो इन्फ्लेमेशन। तो वो इन्फ्लेमेशन कहाँ से आ रहा है कि आपके इम्यून सिस्टम जो है ना वो हाइपर एक्टिव है कंटिन्यूसली, क्योंकि इम्यून सिस्टम को सेटल डाउन होना है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक्टिव कब होना है? जब आपकी बॉडी में कोई ऐसी फॉरेन बॉडी आती है, पैथोजन आता है इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, तब वो एक्टिव होता है और उसे किल करता है उस पैथोजेंस को। ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन उस तरह से ऑब्वियस वे में तो नहीं है जहाँ पे इम्यून सिस्टम को एक्टिव होना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि लाइफस्टाइल फैक्टर्स इतने ज़्यादा हमारे साथ एसोसिएटेड है, बैड लाइफस्टाइल फैक्टर, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम हमारा हाइपर एक्टिव होता है। वो हर टाइम लड़ ही रहा है। बिल्कुल, हर टाइम ही लड़ रहा है, और इसलिए इसे हम बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्योंकि सालों से लड़ रहा है, डेली लड़ रहा है आपका। और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहाँ से आ रहा है? आपके लाइफस्टाइल, आपके डाइट से, क्योंकि आपकी डाइट में कार्ब्स भी है, फैट भी है। तो इसलिए जब भी आप अपने डाइट को करेक्ट करते हो किसी भी कोच के सुपरविजन में, तो आपकी सिचुएशन बेटर होती है। किसी भी कोच के पास, मैं कह रहा हूँ, मेरे पास ही नहीं, सिर्फ किसी भी कोच के पास आप जाओगे तो आपकी जो सिचुएशन है वो बेटर होगी अपने बेसलाइन कंडीशन से। क्यों? क्योंकि वो आपकी डाइट में फैट को कम करवाता है, क्योंकि फैट को विलन मानते हैं बहुत लोग। तो आपकी डाइट में जब फैट को कम कराएंगे तो आपकी डाइट में अब क्या होगा? प्रोटीन बढ़ जाएगा, प्रोटीन बढ़ेगा, और कार्ब्स, चलो ठीक है, वो भी कम हो जाएगा क्योंकि आपने फैट को कम किया और प्रोटीन को बढ़ाया। ठीक है। तो कार्ब्स आपका नहीं बढ़ा, लेकिन प्रोटीन को बढ़ाने से आपका फैट कम हो जाएगा। और क्योंकि कार्ब्स और फैट का जो कॉम्बिनेशन है, जो मिक्सचर है, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कराता है। मैं इस चीज़ को हमेशा ही बोलता हूँ। तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब कम होगा ना, तो आपको बेटर लगेगा सिम्टम वाइज। आपको ऐसा लगेगा कि चलो अब हेडेक वैसा नहीं हो रहा, या आप लाइट फील कर रहे हो, तो इस तरह की फीलिंग आती है, ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील करोगे। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में वो इनफ नहीं होता वो चेंज, क्योंकि इवेंचुअली आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी चाहिए। सिर्फ इन्फ्लेमेशन हटाकर आप ये सोचोगे कि आपके सारे कंडीशन ठीक हो जाएं,
तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नरिशमेंट भी चाहिए आपकी बॉडी को, क्योंकि आपका पूरी बॉडी का जो सेल्स है जो वर्क कर रहा है वो एफिशिएंटली तभी काम करेगा जब आप पूरे न्यूट्रिएंट्स उसे प्रोवाइड करोगे, और वो पॉसिबल नहीं है प्लांट बेस्ड डाइट पे। आपने इन्फ्लेमेशन को तो कम कर लिया फैट को हटाकर, लेकिन न्यूट्रिशनल स्टेटस आपने अभी तक सही नहीं कर पाए आप। तो लॉन्ग रन में दोनों चीज़ों को ठीक करने का काम किसका होता है? हाइपर कार्निवोर डाइट का। इन्फ्लेमेशन भी जाएगा आपका, क्योंकि आप डाइट से कार्ब्स को हटा रहे हो, मिक्सचर यहाँ पे भी आप अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि मिक्सचर प्रॉब्लमेटिक है हमारी बॉडी के लिए। अगर ये सारी चीजें इतनी साइंटिफिक हैं जो आप बता रहे हो, क्योंकि बहस नहीं कर पा रहा मैं आपसे, अगर आप मेरे को डिफेंड करना हो, आज मेरे को सपोज दैट ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है और आप हाइपर कार्निवोर को के लिए स्टैंड करते और मैं वीगन के लिए स्टैंड करता, तो मैं डिबेट छोड़ के भाग जाता। बिना बात की बहस थोड़ी करूंगा। तो इससे तो ये पता लग रहा है दिस इज ऑल साइंटिफिक। लेकिन अब थोड़ा पीछे चलते हैं, बचपन में जाते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, क्लास 1, क्लास 2। तब एक क्लास में क्लास टीचर बताती थी व्हाट इज अ गुड डाइट। एक वो कैसी दिखती है वो विजुअलाइज अब मैं आपको कराता हूँ। सैलेड, रोटी, चावल, एक सब्जी, रायता होगा, एक दाल होगी, है ना। तो गलती तो मेरे ख्याल से वहीं से हमने जनरेशन जो बड़ी हुई, हमने नींव ही गलत डाल दी। तब आपकी जरूरत अब पड़ रही है। मेरे को ऐसा लगता है आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम उस स्टेज से उसको एक बच्चे को हम सही व्हाट इज द राइट डाइट, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ा रहा किसी स्कूल में राइट डाइट में क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, क्या विटामिन होने चाहिए, ये तो कोई कहीं पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है अभी आपसे बात करके कि अगर ये चीजें सही हो जाएं तो शायद आपकी जरूरत ही ना पड़े हमें। ये जो न्यूट्रिशनिस्ट कोच हैं और जो ट्रेनर्स और डाइटिशियंस हैं, मेरे हिसाब से इनकी जरूरत ही हमें क्यों पड़ रही है? देखिए, जरूरत इसलिए पड़ रही है ना, क्योंकि जो आपका जो एकेडमिक्स का करिकुलम है वो कुछ ऐसा है कि आपको गलत पढ़ाया जा रहा है। एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे कोच मान रहे हो कि मुझे यहाँ से क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो भी वहाँ से भी मिस इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बस, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर मुझे ठीक करना हो तो मैं सिर्फ पेशेंट को ठीक नहीं कर रहा हूँ, मुझे डाइटिशियन को भी ठीक करना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी गलत ही पढ़ रहे हैं, और गलत आप पढ़ोगे तो पेशेंट को भी गलत ही इन्फॉर्म करोगे आप। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बस इसका नहीं है कि बस पेशेंट्स को नॉलेज की ज़रूरत है या राइट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। राइट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत यहाँ पे सभी को है, वो फिटनेस ट्रेनर हो, वो हेल्थ कोचेज हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, डाइटिशियन हो या डॉक्टर्स हो। तो मेरी ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि हालत ऐसी है कुछ। और इससे पहले मैं डाइट में मैं आपको इससे पहले मैं पीछे जाऊं, आगे बढ़ता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है ना, वो आप वीगन डाइट पे भी ठीक कर सकते हो, कार्निवोर डाइट पे भी ठीक कर सकते हो, हाइपर कार्निवोर या कार्निवोर डाइट पे। लेकिन न्यूट्रिशनल स्टेटस की जहाँ तक बात आती है तो वो वीगन डाइट पे फुलफिल नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए वो इम्पॉसिबल है उस न्यूट्रिशनल स्टेटस को, ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल स्टेटस को अचीव कर पाना। तो यहाँ पे ये डाइट जो है हाइपर कार्निवोर डाइट लीड कर जाती है, और इसलिए लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए आपको इस डाइट को ही करना है। ये कोई शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन को कम करके ऐसा नहीं है कि हमारे सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से आप वीगन डाइट छोड़ते हो। मोस्ट ऑफ द लोग छोड़ते हैं, 84 to 90% वीगन डाइटर्स क्विट कर देते हैं 3 से 5 सालों में। But Dr. Kishle, again going back, सोसाइटी का भी एक ये इशू है, क्योंकि अभी हम वास्ट स्केल पे बात करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम देश की है, प्रॉब्लम 1-2 आदमी की नहीं है। यहाँ हम 10.1 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं जो डायबिटिक हैं, जो ICMR का डाटा कहता है। हम उन 10.1 करोड़ लोगों के अलावा 13.6 करोड़ लोगों की भी बात कर रहे हैं जो कि प्री डायबिटिक है। दिस गोज अराउंड 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन। उस देश में हम ये कैसे सही करेंगे जहां पे स्कूल में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, आप वहां नॉनवेज नहीं लेके आ सकते टिफिन में। इस देश में एक बार आप ही की तरह कुछ होशियार लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, उनको शायद रियलाइज हुआ होगा कि एक्चुअली में डाइट में कुछ कमी है, तो एक एड चलाया गया था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उस एड को हटवा दिया गया था। उस पे इतनी बैकलैश फेस करी थी गवर्नमेंट ने कि ये गलत है, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। तो उस देश में हम ये चीजें कैसे सुधारेंगे? मैं आपकी उससे वास्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो देश की चिंता हो रही है अभी।
मुझे क्या होता है ना, मैं कभी भी कुछ करता हूँ ना तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार पूरे मासेज ऐसे हैं, कैसे मैं बदल पाऊंगा या कैसे कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई एक पेशेंट भी आता है और वो अपनी लाइफ बेटर कर पाता है तो मैं बस उसके लिए सोचता हूँ। मैं इंडिविजुअल लेवल पे सोचता हूँ, मैं होल पॉपुलेशन के लेवल पे सोचता ही नहीं, थोड़ा भी नहीं। क्योंकि मैंने जब अपने लिए डाइट किया तो मैं बस अपने लिए कर रहा था उस वक्त। तो मेरा यही कहना होता है कि आप ये सोचते हो कि भीड़ इतनी है, कहाँ उधर जाएंगे भीड़ में यार, गुम हो जाएंगे, ये सब काम आपका नहीं है सोचना, इतना नहीं सोचना होता, फिर आप कभी कर ही नहीं पाओगे नया कुछ। हाँ, काफी ये भी रीजन है इसीलिए नहीं कर पाते। बिल्कुल। अभी सावन आ गया, क्या गई आपकी डाइट, मैं अगर चाह के भी फॉलो कर लूं तो फिर हो गया, मैं तो कर ही नहीं मुझे सकता। ऐसा लगता है जब आप बहुत बड़ा काम करने निकल रहे हो ना तो आप टारगेट मत रखो कुछ भी, आप बस आगे बढ़ते रहो। और मेरे पास जैसे जैसे पेशेंट आएंगे वैसे वैसे ठीक होते जाएंगे। मेरा वही टारगेट है, बस जो भी पेशेंट आए वो पहले से बेहतर लगे, उसे फील होना चाहिए कि हाँ मेरे पास वो वेलबींग है जो पहले नहीं था, जो मुझे डॉक्टर किशले के कंसल्टेशन के बाद मिला या फिर उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद मिला। मेरे लिए वही खुशी। और मैं बस उतना ही सोचता हूँ पूरी भीड़ कैसी है, पूरा पॉपुलेशन कैसा है, मैं वो सब सोचता ही नहीं हूँ, वो मेरा काम ही नहीं है, क्यों मैं सोचूंगा। एक क्वेश्चन और है डॉक्टर किशले, वो मैं सीरीज जो हमारी चल रही है ना पॉडकास्ट की, इसमें जितने भी डॉक्टर आएंगे वो मैं ये क्वेश्चन ऐसा है जो सबसे पूछने वाला हूँ। जो कि एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक डिबेट स्टार्ट हुई थी कि डॉक्टर के लिए पेशेंट एक सब्जेक्ट होता है, और एक दूसरा पक्ष था कि डॉक्टर के लिए पेशेंट सब्जेक्ट से ज्यादा है, वो भी एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग है, उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं हर डॉक्टर से पूछने वाला हूँ, बट यू आर द फर्स्ट गेस्ट एज अ डॉक्टर है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप एक पेशेंट को कैसे देखते हो, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, आप दोनों का जवाब साथ में दीजिएगा। आपने आज तक कोई पेशेंट ऐसा सबसे जिसको आपको खुद देख के गर्व होता हो कि यार वाह, ये मतलब आपको एक प्राउड की फीलिंग आती हो कि यार मैंने कर दिखाया, मैंने सही किया है, ये शायद मैं ना होता तो पता नहीं क्या होता, शायद ये जिंदा भी ना होता, तो ऐसा कोई केस भी है क्या? तो ये दोनों क्वेश्चंस का मुझे आंसर दो आप। जहाँ तक पहले सवाल का जवाब मैं आपको पहले दे देता हूँ कि आप कैसे पेशेंट को लेते हो एज अ सब्जेक्ट। मुझे ऐसा लगता है दो कॉन्टेक्स्ट होता है इसका। एक पेशेंट जब आपके पास आता है एक्यूट इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन के साथ, जहाँ पे आप पेशेंट को यूजुअली आप ICU में एडमिट करते हो, डायरेक्टली इमरजेंसी में आता है, और देन आप उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हो एक्यूट बेसिस पे। तो वहाँ पे जो पेशेंट की ट्रीटमेंट होनी है वो उस सिचुएशन में बहुत एक्यूट वे में आपको मैनेज करना है ताकि पेशेंट की जान बच जाए। और वो मैनेजमेंट क्योंकि बहुत वो जॉब जो है वो ऐसा कुछ स्किलफुल वर्क है वो, कि वहाँ पे आपके पास स्किल होना चाहिए। और आप कैसे सीखते हो? जब रेगुलर बेसिस पे आप वो काम करते हो, तो वहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए आपको। इसलिए PG होता है, हमारा कोर्स होता है, रेजिडेंसी हम करते हैं और सीखते हैं। और कुछ पेशेंट्स के साथ गलत भी होता है, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो वैसे सिचुएशन में वो पेशेंट आपके लिए सब्जेक्ट है, वो आपका टीचर है, आप सीख रहे हो, आप गलत करोगे और सीखोगे, और पेशेंट की जानें भी जाती हैं इसमें, ये फैक्ट है। और इसलिए आपसे इन्फॉर्म कॉन्सेंट, मतलब एक कॉन्सेंट लिखवाया जाता है कि भाई कुछ भी आउटकम इसका आता है, कुछ भी मेरे ट्रीटमेंट की वजह से, तो उसके लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कॉन्सेंट पेपर पे इसलिए साइन कराया जाता है। कोई भी आप प्रोसीजर करते हो तो इन्वेजिव प्रोसीजर, उसके लिए कॉन्सेंट देना होता है आपको। तो वो क्यों आप देते हो? ताकि अगर कुछ होता है मेरे पेशेंट के साथ, आपके पेशेंट के साथ, या कोई भी पार्टी साइन कर रहा है उसके लिए, तो उसके लिए डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कुछ मिस एडवेंचर हो जाता है उस डॉक्टर से, क्योंकि जानबूझकर तो नहीं करेगा डेफिनेटली, तो उसके लिए अगर आप उसे स्यू करते हो तो अल्टीमेटली वो जो डॉक्टर है जो आने वाले समय में बहुत सारे पेशेंट को सर्विस देने जा रहा है, उससे आपको मतलब बेसिकली उससे कम्युनिटी को फिर नुकसान है। तो एक वैसे भी पर Exactly. लाख पर 1000 लोगों पे जितने डॉक्टर चाहिए उसके शायद आधे भी नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। तो वैसे क्राइसिस में अगर आप ये सब करने लगे तब तो बहुत मुश्किल है। तो मैं हमेशा इसलिए प्रिवेंटेटिव मेडिसिन को प्रमोट करता हूँ कि आप वैसे सिचुएशन में जाओ ही मत, है ना। तो हॉस्पिटल में एडमिशन कम हो उसका टारगेट रखो। वहां पे जा करके डॉक्टर को ब्लेम करना, डॉक्टर ने मेरे साथ ये कर लिया, हॉस्पिटल ने मुझे लूट लिया, इसका कोई पॉइंट नहीं है। वो सब वो करेंगे क्योंकि वो उनका जॉब है और उसे बिजनेस करना है। वो हॉस्पिटल खोला है बिजनेस करने के लिए, आपकी जान भी बचाएंगे और वो आपसे बिजनेस भी करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप उसे बिजनेस के लिए पॉइंट आउट नहीं कर सकते उनको। एट द एंड वी आर लिविंग इन अ बिल्कुल कैपिटलिस्ट आपकी वर्ल्ड। जान बच गई
आपने जो भी वो पैसा डिमांड कर रहे हैं वो उनका रिक्वायरमेंट है, आप फुलफिल करो, बस दैट्स इट। मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल खोलूँगा तो मैं भी वही काम करूँगा, क्योंकि मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने खुद, मेरा जो काम है, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को प्रीच कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिस में भी बस उसी चीज़ को रखूँ। मैं हॉस्पिटल से पैसे बनाने के लिए हॉस्पिटल नहीं खोल लूँ, क्योंकि जब भी मैं खोलूँगा मेरे दिमाग में ये होगा कि एडमिशन आईसीयू में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और द सेम टाइम मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करो। तो मैं करना क्या चाहता हूँ? बाइस्ड हो गए आप। बायस्ड हो गए। तो एक तरफ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा मैं सोशल मीडिया पे, और फिर दूसरी तरफ ये चाहूँगा कि यार कहीं से कोई पेशेंट लाओ, कहीं पे किसी दलाल को लगा दूंगा कि यार एडमिशन नहीं आ रहा है यार आईसीयू में, कुछ करो, कुछ पेशेंट लाओ उठा करके। ये सब काम करते हैं सारे हॉस्पिटल सिस्टम वाले डॉक्टर, सब दलाल लगाए हुए हैं सारी जगह। तो मुझे वो सब नहीं करना है। तो एक आपका जो एक स्टैंड है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ और प्रीच भी बस यही करता हूँ। और दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा, एक कॉन्टेक्स्ट हो गया इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन का, दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो है कि आपके पास कोई क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट आता है, आप उसे ट्रीट करते हो, और जब आप उसे ट्रीट करते हो तो वो भी सब्जेक्ट है आपके लिए। लेकिन जब आप उसे लाइफस्टाइल बेस्ड जब आप ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड करते हो तो वहां पे उस पेशेंट को नुकसान नहीं होता। सबसे अच्छी चीज़ ये है, आप सीखते भी हो, क्योंकि हर एक पेशेंट को ट्रीट करके आप सीखते हो कुछ ना कुछ। वो एक्यूट बेसिस पे आप ट्रीट करो आईसीयू में, या आप क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट्स को आप ट्रीट करो, आपके पास एक्सपीरियंस आता है, वो अल्टीमेटली आपका गेन है। और एक्सपर्टीज उसी से आती है आपके पास। जितना ज़्यादा आप पेशेंट को डील करोगे, वो क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट्स हो या फिर एक्यूट इलनेस के पेशेंट्स हो, तो सब्जेक्ट है वो। हमें सीखने को मिलता है बहुत कुछ। पेशेंट से ही हम सीखते हैं, डॉक्टर्स किताबों से नहीं सीखते। लेकिन वहां पे क्या है कि वहां पे पेशेंट को अपनी जान देनी पड़ती है, क्योंकि वो इंटरवेंशन ऐसा है कि वो जान जा सकती है। डॉक्टर से गलतियां हो सकती हैं, इंसान है यार, गलतियां हो सकती है, कुछ ऐसा चूक हो सकता है। ड्यूटी करते हैं, हार्ड ड्यूटी करते हैं, नींद आ गई, कुछ छूट गया, मॉनिटर नहीं कर पाए किसी चीज़ को, इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर नहीं किया, पेशेंट का पोटेशियम बढ़ गया, हार्ट सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है, ऐसा होता भी है। तो आपसे वो कॉन्सेंट पे साइन किस लिए कराया था डॉक्टर ने? इसलिए तो कराया था ना कि अगर कुछ हो भी जाता है तो आप उसको लेकर के इतना परेशान मत हो। ठीक है, जान गई, उसके लिए सब लोगों को दुख होता है, हम डॉक्टर्स को भी बहुत खराब लगता है, लेकिन वो सिचुएशन ना आए, मैं उस चीज़ के लिए बोलता हूँ कि आप वहाँ पे मत पहुँचो। मेरा ये प्रैक्टिस है। तो और क्रॉनिक डिजीज़ में जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पे पेशेंट के लाइफ के साथ रिस्क नहीं है। सब्जेक्ट आपके लिए स्टिल अभी भी है पेशेंट, लेकिन आप सीखते ही हो और बस सीखते ही हो। और पेशेंट के पास भी अल्टीमेटली ये होता है कि भाई मेरे साथ कोई अब मेडिसिन नहीं है, अब मैं फ्री हो गया, सिम्टम फ्री लाइफ जी रहा हूँ। तो सब्जेक्ट दोनों ही सिचुएशन में है, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो ट्रॉमेटिक है थोड़ा, किसी की फैमिली के लिए, इवन आपके लिए भी। आपको भी नींद नहीं आएगी अगर आपके हाथों से जान जाएगी, तो आप भी डॉक्टर अगर होगे तो आपको लगेगा कि यार आज क्या हो गया मेरे हाथ। लेकिन मुझे ये फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में काम ही नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर किशले, डायबिटीज़ में मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि डायबिटीज़ जैसा कुछ नहीं था, डाइट वगैरह सब कुछ ओके थी, कोई और फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन हुआ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या मोस्टली केसेस में जब उन्होंने एंटीबायोटिक्स ली, एंटीबायोटिक्स बहुत तरीके की हैं, आजकल तो जुकाम भी हो जाता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देता है, खांसी आ रही है 4 दिन से ज्यादा हो गई, ये लो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब्ड। तो कुछ लोगों में मैंने सुना है उन्होंने एंटीबायोटिक्स ली किसी और चीज के लिए, डायबिटिक्स का कोई लेना देना ही नहीं है, और उस एंटीबायोटिक के बाद से डायबिटीज के सिम्टम उनमें आने शुरू हो गए। तो और उससे उनके पैंक्रियाज बेसिकली इफेक्ट हुए उस एंटीबायोटिक से, जिसका इससे कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए था। दैट वाज फॉर कंप्लीटली डिफरेंट पर्पस, लेकिन उससे इवेंचुअली पैनक्रियाज खराब हुए और डायबिटीज के सिम्टम आने लगे। तो ये क्या केस है? ऐसा आपने कोई केस सुना है, या मैंने सुना और खुद से कहानी बना ली? नहीं, ये तो थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग ही लग रहा है मुझे। होता क्या है ना कि जब कोई भी डिजीज ना, उसका एक डिजीज का एक कोर्स होता है, अपना नेचुरल कोर्स होता है, कैसे डिजीज डेवलप होती है। तो जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं ये क्योंकि ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव है, स्लोली ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज होते हैं ये। तो आपकी एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री, पहले तो आप कितने सालों से खा रहे हो, वो एक्सपोजर भी मैटर करता है, कितना ज़्यादा आपने लिया पूरी लाइफ। और फिर कुछ चीज़ों को साथ में, 2 चीज़ों को साथ में होना, कई बार वो मैटर ऑफ कोइंसिडेंस होता है बस। तो ठीक है, आपने कोई हेवी एंटीबायोटिक्स का कुछ कोर्स किया और उसके बाद से सडनली आपको उसी वक्त डायबिटीज़ डायग्नोज हो गया या फिर डायबिटीज़ के सिम्टम्स आने लगे।
तो ऐसा नहीं है कि उस एंटीबायोटिक्स से आपको डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा था बॉडी में। और मैं हमेशा यही मानता हूँ कि डायबिटीज़ का प्रोसेस तब से स्टार्ट हो जाता है जब से आप अपनी बॉडी में हाई कार्ब डाइट डालना शुरू करते हो। वो प्रोसेस है, बेसिकली आप उस प्रोसेस में लग गए हो। जैसे आप डॉक्टर कब बनते हो? जब आप पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, क्वालिफाई करते हो। तो कब आप बेसिकली वो प्रोसेस में आप कब लगते हो? जब आप अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करते हो, 10th के बाद बायोलॉजी ले लेते हो और फाइनली आपका वो सब्जेक्ट होता है, तो आप प्रोसेस में लग गए ना डॉक्टर बनने के लिए। ये तो नहीं कहें कि हमारा जो डॉक्टर बनने का वो था वो बस 1 साल में जो हमने तैयारी की उसकी वजह से हुआ, नहीं। वो एंटायर प्रोसेस आपका उस समय से था जब से आप बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट था। बिल्कुल ठीक है, तो वो प्रोसेस पे आप ध्यान दोगे तो वो प्रोसेस है एक्चुअली जब आप ह्यूमन बीइंग हाइपर कार्निवोर, अगर आप खाते हो हाई कार्ब डाइट, तो वो प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में आपने खुद को डाल दिया है, रिजल्ट का वेट करो। अगर खाते हुए अगर आप को डायबिटीज़ नहीं होती है तो आप समझ लो आप जेनेटिकली ब्लेस्ड हो। अगर खाते हुए डायबिटीज़ हो जाती है तो अल्टीमेटली क्या है, आपको ये मान लेना होगा कि आपकी बॉडी के लिए शायद इतना कार्बोहाइड्रेट आपके लिए सही नहीं था, तो अब बंद करना है एटलीस्ट। तो वो प्रोसेस में आप हो। जैसे अब बहुत लोग पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं मेडिकल के लिए, सब लोग नहीं कर पाते क्वालिफाई। लेकिन क्या आप बोलते हो कि नहीं ये मेहनत नहीं किया इसने? मेहनत किया, कम किया, बट किया, रिजल्ट नहीं आया। उसी तरह से कार्ब्स खाया, डायबिटीज़ नहीं हुई, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को कार्ब्स खाते हुए डायबिटीज़ हो गई। तो अल्टीमेटली आउटकम मैटर करता है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। अब प्रोसेस में तो आप थे ही ना। आप कम पढ़ के भी क्वालिफाई कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ के भी आप नहीं कर सकते हो क्वालिफाई, लेकिन मेहनत सब लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो आप भी अपने लेवल पे कार्ब्स खा के प्रोसेस में हो। डायबिटीज़ होना नहीं होना वो बात की चीज़ है। अगर हो जाती है तब डेफिनेटली आपको बंद करना है कार्बोहाइड्रेट, और नहीं हो रहा है तो एंजॉय करो कार्बोहाइड्रेट। डायबिटीज हो गई है, अब हम डायबिटीज रिवर्सल की बात करते हैं। पहली बात तो क्या डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है? अगर रिवर्सल है तो उसके लिए फिर क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या होना, क्या और क्या? जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स हो गई, रिवर्स का मतलब है गाड़ी पहले गियर पे चल रही थी, अब रिवर्स लग गया, ठीक है, नाउ यू आर इम्प्रूविंग। क्या एक टाइम ऐसा आता है यू आर 100% यू हैव रिकवर्ड और अब आप फिर से खा सकते हो? क्योंकि अल्टीमेटली अगर मुझे रिवर्स करनी हो अपनी डायबिटीज तो मैं करूंगा दोबारा से गुलाब जामुन खाने के लिए। मेरी सुई वहीं अटकी है, पॉडकास्ट के स्टार्टिंग से गुलाब जामुन मुझे दिख रहा है ना, तो मेरे को वहीं पहुंचना है। अब डायबिटीज हो गई है, अब अगर मेरे को मोटिवेशन चाहिए ना रिवर्स करने के लिए, तो मोटिवेशन मुझे वो गुलाब जामुन ही दे रहा है। तो क्या मैं कभी इतना रिवर्स करके उस लेवल पे अब आ सकता हूँ कि अब मैं फिर से अपनी जो घटिया डाइट आपके हिसाब से हम खा रहे थे, अब हम दोबारा से वो स्टार्ट कर दें? मतलब किस तरह से स्टार्ट करके आप फिर उसी पे जाना चाह रहे हैं परमानेंटली? परमानेंटली नहीं, मतलब रिवर्स हो गया ना, रिवर्स करके एक जहां से गाड़ी स्टार्ट हुई थी रिवर्स करके भी वहां तक पहुंच सकती है ना, पहुंच सकती है। अब वहां पहुंच गई है तो दोबारा से भी आगे जाके आ सकती है। तो क्या ये चेन भी ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि 100% तो ये पॉसिबल है नहीं मेरे हिसाब से, बिल्कुल जो आप कह रहे हो। इसके और भी रीजंस है। फॉर एग्जाम्पल अब अंडे को ही ले लो, अगर 135 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, अगर सब शाम को अंडे खा लें, अभी क्या हुआ ईरान वॉर में, क्या हुआ, एलपीजी की एक अफवाह फैल गई, सबने एलपीजी स्टॉक कर लिया, पेट्रोल सबने स्टॉक कर लिया, ये तो एक दिन की बात है। आप बात कर रहे हो अंडे खाने की, अगर 135 करोड़ लोग साला अंडा खाने लगे तो एक दिन भी नहीं खा पाएंगे, एक टाइम भी नहीं खा पाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ एक टेम्परेरी एक अगर हम स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहें कि यार ठीक है कुछ ऑल्टरनेट कर लेते हैं, 1 महीने सुधार करते हैं, 9 महीने फिर खाते हैं गंद, फिर 1 महीने हम ऐसा इम्प्रूव करते हैं, फिर हम ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या? देखिए ये डिजीज होने के बाद नहीं हो सकता ऐसा। ओके, आप जब तक हेल्दी हो तभी तक ये लिबर्टी है आपके पास। ओके, बीमारी हो गई फिर ये सब नहीं चलेगा कि खा लेते हैं रिवर्स हो गया, क्योंकि ये जो रिवर्सल तभी तक पॉसिबल है जब तक आप उस डाइट पे हो। आपने डाइट छोड़ी, वो डायबिटीज नेक्स्ट मील के बाद ही आ जाएगा। जिस समय आपने कार्ब्स खाया आपका ब्लड शुगर फिर बढ़ जाएगा। वो क्यों नहीं बढ़ रहा था? वही मैं कह रहा हूँ ना, वो बढ़ इसलिए नहीं रहा था क्योंकि आप कार्ब्स खा नहीं रहे हो। इसलिए नहीं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपने इंप्रूव कर लिया, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का अगर रिवर्सल होता तो आप कार्ब्स खाकर भी अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल रखते। ओके, उसका रिवर्सल नहीं हो उसका नहीं होता है रिवर्सल। आप सोशल मीडिया पे देखोगे इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिवर्सल करवा रहे हैं लोग। वो फेक है, वो फेक है, वो सब इंसुलिन वो सब स्कैम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिवर्सल स्कैम है।
रिवर्सल डायबिटीज का होता है, क्योंकि डायबिटीज का डेफिनेशन क्या है? एलिवेटेड ब्लड शुगर, और ब्लड शुगर का नॉर्मल होना रिवर्सल होगा। हाँ। रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस को आप मेजर कहाँ कर रहे हो? कोई ब्लड टेस्ट नहीं है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। तो किस बेसिस पे आप बोल रहे हो रिवर्सल हो रहा है? ब्लड शुगर के लेवल पे आप रिवर्सल को डिफाइन कर रहे हो। और आप ठीक कर रहे हो कैसे? कार्बोहाइड्रेट नहीं खिलाकर। गॉट इट। है ना? तो अल्टीमेटली रिवर्सल डायबिटीज का ही पॉसिबल है, रेजिस्टेंस का रिवर्सल होता ही नहीं है। अगर रेजिस्टेंस का रिवर्सल होता तो मैं फिर से आपको उस डाइट पे ले आता। बिग फार्मा की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मदर को डायबिटीज है, तो मेरी मदर मेरे से हर हफ्ते एक दवाई का पत्ता मंगवाती है। मैं उसकी फोटो लेके आया हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये है वो दवाई, आप प्लीज इसको देखिए। ये मेरे को अब आप ये समझाइए, ये जो दवाई है, ठीक है डायबिटीज है, आप तो आप क्योंकि डॉक्टर भी हो ना, मेन तो आप डॉक्टर ही हो। आपसे बात करके भले ही भूल जाते हैं, आप लगते हो एक न्यूट्रिशनिस्ट, पर हो आप अल्टीमेटली डॉक्टर। ये जो दवाई है जो मेरी माँ खा रही है हर हफ्ते, रोज एक गोली, जब भी शुगर जैसा लगता है, ये करती क्या है? क्या सॉल्ट है इसमें? हो क्या रहा है बॉडी में? क्या एक्शन हो रहा है इस दवाई के जाने के बाद? वो मेरे को आप समझाइए। और क्या ये हार्मफुल है? क्या इससे कुछ हेल्प होगी? क्या इससे कुछ इम्प्रूव होगी मेरी मम्मी की शुगर? इससे क्या होगा? ये जो मेडिसिन है ना, ये इसे हम ग्लिमेराइड बोलते हैं, और ये सल्फोनाइल यूरिया क्लास ऑफ ड्रग में आता है। ओके। और इसका काम होता है इंसुलिन को रिलीज करवाना। ये ड्रग जब भी आप लोगे तो इंसुलिन का रिलीज बढ़ जाएगा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा इंसुलिन बनेगा तो आपके एक्स्ट्रा ब्लड शुगर को वो मैनेज करेगा। तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होता है। इस मेडिसिन को खाने के बाद आपका ब्लड शुगर इम्प्रूव करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इस मेडिसिन के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया का भी रिस्क होता है, ब्लड शुगर लो होने का रिस्क होता है। ओके। तो अगर आपने मील स्किप कर दिया और सेम डोज में मेडिसिन ले ली आपने, तो आपको ब्लड शुगर लो हो जाएगा आपका। क्योंकि आपका इंसुलिन इतना ज्यादा बन गया कि वो सारा ही उसने कुछ भी नहीं जाने दिया आपका। और कार्बोहाइड्रेट आया नहीं डाइट में, डाइट से जो ग्लूकोज आना था वो आया नहीं, तो ब्लड शुगर लो हो जाएगा आपको। तो हमेशा ये रिस्क बना होता है इस ग्लिमेराइड के साथ। लेकिन सडनली किसी को हाई शुगर हो तो फिर तो ये बहुत हेल्पफुल हुई। हाँ बिल्कुल। अगर आप मैं यही कहता हूँ कि अगर सडनली हाई ब्लड शुगर है तो सडनली आप मेडिसिन क्यों देते हो? सडनली कार्ब्स हटाओ, आप इफेक्ट सेम ही होगा, इफेक्ट सेम होगा। और उसमें क्या है कि आपका लो ब्लड शुगर का चांस नहीं है। जब डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को जब आप बंद करते हो तो उसमें ब्लड शुगर लो नहीं होता। आप एक तरफ मेडिसिन भी देते हो, दूसरी तरफ ये कहते हो कि आप कार्ब्स भी कम करो। कार्ब्स कम करने बोलते हैं डॉक्टर, अब तो बोल रहे हैं एटलीस्ट। वो अलग बात है कि वो चावल के रूप में बोलते हैं, वो ये नहीं बोलते कि ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट कम करो। अब आपका चावल कम कराएंगे तो प्रॉब्लम ये है, पेशेंट समझता है कि चावल कम करने बोले हैं, और क्योंकि उससे चावल कम करने के बाद उसे भूख लगी रहती है, रोटी बढ़ा लेता है। डॉक्टर बोलते हैं रोटी अच्छी चीज़ है, तो फिर अल्टीमेटली उनका ब्लड शुगर वैसे ही रहता है फिर। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप मेडिसिन दे करके आप पेशेंट के प्रीवियस बेसलाइन लेवल से आप पेशेंट को बेटर करते हो, क्योंकि अगर वो मेडिसिन नहीं खाएगा तो उसका ब्लड शुगर 500-600 रेंज में होगा। अब वो मेडिसिन खा रहा है तो उसका 200-250 के रेंज में रहेगा। लेकिन क्या ये रेंज आपको प्रिवेंट कर सकता है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से लॉन्ग रन में? नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल रेंज में नहीं है ये। और नॉर्मल रेंज में क्यों नहीं रख सकते हो आप इस मेडिसिन पे? क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ। अगर आप नॉर्मल करना चाहोगे तो कई बार हो सकता है वो लो हो जाएगा, इसलिए हमेशा टारगेट आप थोड़ा बढ़ा कर रखते हो। समझ रहे हो? ये तो लूप है, ये लूप है इसमें तो ये तो बहुत ये तो लूप हो गया। आपको आप ज्यादा लेना ही पड़ेगा फिर तो। बिल्कुल। और ज्यादा आप नॉर्मल करने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर हाइपो की तरफ आप बढ़ने लो हो गया फिर। और इसलिए टारगेट जो होता है ना, टारगेट हमेशा दिया जाता है पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट को, कि आप अपने ब्लड शुगर को 140 to 200 के बीच में रखो पूरे दिन। और इस रेंज में रखने से ही आपको कॉम्प्लिकेशन आता है, जल्दी आप मरोगे भी नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन भी डिलेड होगा। तो एक्चुअली आप कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट नहीं कर रहे हो, आप डिले कर रहे हो बस। एक डायबिटीज के केस में हम एम्पुटेशंस देखते हैं यार। अंगूठे दरवाजे में लग गया था, वहां से शुरुआत हुई, अंगूठा इतना काटा, इन्फेक्शन सही नहीं हुआ, फिर एंकल से काटा, फिर घुटने से काटा, फिर थाई से काटना पड़ा। ये क्या चीज है? मतलब शुगर का घाव से क्या लेना देना है? मैं डायबिटीज का इससे क्या लेना देना? और वो काटना क्यों पड़ रहा है? ये सबसे हॉरर है डायबिटीज का, सबसे बड़ा हॉरर। अगर कोई मेरे से पूछे, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो वो यही है कि
पैर गला हुआ है, 9 महीने हो गए, पट्टी लपेट रहे हैं, सही नहीं हो रहा है। ये तो हम HIV के केस में देखते हैं। यस। ये डायबिटीज के केस में ये क्या है, आप इसको मेरे को समझाओ। जैसा कि मैंने बताया ना, आपका ब्लड शुगर जो है ना वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, 70 to 100, 110, ठीक है, इसी रेंज में होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। और एपिसोडिक वे में थोड़ा अगर बढ़ भी रहा है तो वो 1-2 बार आप खाओगे तो थोड़ा बढ़ेगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। और वो भी तब बढ़ता है जब आप कार्ब्स खाते हो। जब आप हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट पे रहते हो तो आपका पूरे दिन 70 to 100 के बीच में रहता है, पूरे दिन, आप खाना खाओ ना खाओ। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आप कार्ब्स को हटा रहे हो कंप्लीटली डाइट से। कार्ब्स खाते हुए अगर आप 2 बार खाओगे तो 2 बार स्पाइक होगा ब्लड शुगर, 4 बार खाओगे तो 4 बार स्पाइक होगा। वो डिपेंड करेगा आप कितनी बार कार्ब्स खा रहे हो स्नैक्स को लेकर इंक्लूड करते हुए। लेकिन जब आप नहीं खा रहे हो तो 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। खाने के बाद भी 2 घंटे बाद नॉर्मल हो जाता है। और जब नहीं रहता तो उसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। अब डायबिटीज हो गया मतलब खाने के 2 घंटे बाद भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा, फास्टेड स्टेट में भी बढ़ा रहेगा। अब इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया, क्योंकि ब्लड में बैक्टीरिया है हर एक जगह, नॉर्मल सेल्स के सरफेस पे भी है, स्किन के सरफेस पे भी है, हाँ हर जगह, फंगस है, वायरस है, हर जगह है। अब एक्स्ट्रा शुगर की वजह से ये सारे का ओवर ग्रोथ होना शुरू होता है, क्योंकि आप फीड कर रहे हो ना उसे, हाँ, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है और वही इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया ऑलरेडी आपकी बॉडी में है लेकिन वो लेटेंट है, अभी डॉर्मेंट स्टेट में है, वो एक्टिव हो जाता है और वो इन्फेक्शन होता है। और फिर इन्फेक्शन के बाद वो सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, सीवियर इन्फेक्शन, जहाँ पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल करता है। और देन आप पेशेंट को ट्रीट करते हो लो ब्लड प्रेशर के लिए, वैसे मेडिसिन देते हो जहाँ पे प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है मेडिसिन देकर, तो वो उसे हम बोलते हैं सेप्टिसेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक। पेशेंट जो है सेप्सिस में गया, सीवियर इन्फेक्शन में गया, उसकी वजह से पेशेंट को शॉक हो गया, ब्लड प्रेशर फॉल कर गया, अब आईसीयू में मैनेजमेंट होता है उसका, और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर का पार्ट हो जाता है फिर अल्टीमेटली। यहाँ पे आप देखोगे कि किडनी पकड़ लेता है, जो बोलते हैं ना किडनी में इन्फेक्शन पकड़ लिया, हाँ, तो किडनी में इन्फेक्शन क्या पकड़ लिया, पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल हुआ, किडनी में ब्लड सप्लाई कम हुआ, उसकी वजह से फिल्ट्रेशन कम हुआ, क्रिएटिनिन बढ़ गया। ठीक है, तो इन्फेक्शन पकड़ा नहीं पकड़ा वो तो बाद की चीज है। इसीलिए डायबिटीज के केस में हम किडनी फेलियर सबसे ज्यादा देखते हैं। ब्लड नहीं, ये तो वो तो क्रॉनिक सिचुएशन होता है, ये मैं एक्यूट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्फेक्शन होगा और एक्यूट इन्फेक्शन में हमेशा आपका सेप्सिस का एक रिस्क होता है डायबिटिक पेशेंट में, और सेप्सिस होगा तो ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। ब्लड प्रेशर फॉल होगा तो आपके ऑर्गन्स के लेवल पे परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑर्गन्स जो भी किडनी फिल्टर कर रहा है हमारा, जो काम कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, तो यूरिन आउटपुट भी डिक्लाइन होगा और क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होगा, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट रीनल फेलियर, जिसके बाद डायलिसिस करना पड़ता है और पेशेंट को रिकवर करने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं इस एक्यूट रीनल फेलियर वाले सिचुएशन को। पर तो स्टिल मेरे को वो आंसर नहीं मिला, हम काट के क्या, राइट। तो अभी क्या हुआ कि हमने पहले थोड़ा सा काटा, देखा कि चलो ठीक है इतने में इन्फेक्शन है, काट देते हैं। काटने के बाद भी आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो आप फीड तो कंटिन्यूअसली कर रहे हो ना, समझ रहे हो बात को, आप कंटिन्यूअसली फीड कर रहे हो। और क्योंकि इन्फेक्शन जो है, काटने से इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा आपका, उस एरिया को आपने हटा दिया, लेकिन इन्फेक्शियस था। हाँ, लेकिन जब आपने कट किया, एम्पुटेट किया, ऑपरेट किया, तो वो वहां पे भी वो वुंड है, वुंड तुरंत तो हील नहीं होगा। अब उस एम्पुटेटेड एरिया को भी हील करने के लिए वो वैसा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो वैसा सिचुएशन जहां पे वो इन्फेक्शन फर्दर ग्रो ना हो। तो थोड़ी पीछे से काटोगे आप, तो फिर आप पीछे से काटोगे क्योंकि शुगर अभी भी बढ़ा हुआ है। तो एम्पुटेटेड एरिया कंटिन्यूअसली वुंड तो एक्टिव है आपका, और एक्टिव वुंड है और ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो वो वुंड आपका फिर से बढ़ता रहेगा, वो हील ही नहीं होगा कभी। और इम्यून नॉर्मल जो WBC होता है, जिसे इसमें एक कंपोनेंट होता है न्यूट्रोफिल्स, वो भी आपका काम नहीं करता अच्छे से, आपका ब्लड शुगर बढ़ा होता है तो जो फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। बेसिकली आपका डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल से वीक हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता है, जिस वजह से इन्फेक्शन कभी सही नहीं होता, और आपको अल्टीमेटली काटना इज द ओनली सॉल्यूशन व्हिच यू आर लेफ्ट विद। और आप फीड भी कर रहे हो, एक तो आप अपनी कैपेसिटी, जो फाइटिंग कैपेसिटी को कम कर दिया आपने, और साथ में बैक्टीरिया को भी फीड कर रहे हो एडिशनली। अब भी आप कार्ब्स खा रहे हो, तो ये तो डबल वैमी इफेक्ट आप देख रहे हो ना, और ट्रिपल वैमी आप कह सकते हो, क्योंकि आप डाइट में कार्ब्स भी खा रहे हो कंटिन्यू स्टिल। ओके, आपके पेशेंट्स
आपने किस वर्स्ट केस से कहाँ तक लाए हो, आपने किस वर्स्ट केस पे पेशेंट्स को हैंडल किया है और आज उनकी क्या स्थिति है, उसके आप कुछ एग्जांपल्स दोगे? क्योंकि ये सबसे ज्यादा, ये वो पार्ट है जहाँ पे ऑडियंस सबसे ज्यादा कनेक्ट करेगी, खासकर कि अगर कोई पेशेंट देख रहा होगा इस पॉडकास्ट को तो वो आपको जरूर कंसल्ट करेगा। और ये भी बताइएगा कि अगर किसी को आपके पास आना है, आपसे कंसल्टेशन चाहिए, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? क्या आपका कोई क्लिनिक है या आपको कोई रेगुलरली फॉलो कर पाए? क्योंकि ये मेरा पॉडकास्ट है, आप यहाँ से चले जाओगे, उसके बाद आपके साथ किसी को कनेक्टेड रहना है, तो कैसे आपसे कनेक्ट हो सकता है? तो स्टार्ट करते हैं सक्सेस स्टोरी से। कौन कौन से पेशेंट्स के बारे में आपने पूछा, तो वो जितने भी टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना, वो मैं अपने पेशेंट के साथ लाइव करता हूँ सेशन, और वो शेयर करते हैं अपनी जर्नी। तो बेहतर यही होगा, मैं शॉर्ट में हालांकि बता दूंगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप मेरे चैनल पे सभी लोग जाओ और देखो, एक सेगमेंट है जिसमें लो कार्ब कीटो कार्निवोर ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेस स्टोरी है। तो उसमें आप उस सेगमेंट में जाओगे तो आपको पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल दिख जाएंगे। तो मैं कुछ केसेस बता देता हूँ अभी शॉर्ट में। एक पेशेंट आई मेरे पास, वो लड़की थी बहुत यंग, 16-17 ईयर्स की। उसे पैनक्रियाज में स्टोन होता था, रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन होता था पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में भी स्टोन? पैनक्रियाज में स्टोन होता था, और पैनक्रियाज में स्टोन होने की वजह से उसे डायबिटीज हो गई। अब ब्लड शुगर बढ़ गया, पैनक्रियाज में स्टोन तो हो ही रहा है अभी भी। अब डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना है, तो जो कन्वेंशनल प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीट कर रहे थे उस पेशेंट को, कि बार बार स्टेंट डालते थे पैनक्रियाटिक डक्ट में ताकि स्टोन फॉर्मेशन ना हो या कम हो फॉर्मेशन। और अल्टीमेटली क्योंकि जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस है ना, उसके लिए एक पैसेज जो है आउटलेट हमें बना के रखना होता है, ताकि पैनक्रियाटिक सिक्रीशंस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रेन होता रहे। और अगर वो ब्लॉक हो गया तो आप क्या करोगे, ओपन अप करोगे, स्टेंट डालोगे, ताकि वो सिक्रीशन जो है हमारा इंटेस्टाइन में आता रहे। क्योंकि अगर इस सिक्रीशन जो है अगर वो स्लगिश हो जाएगा तो और भी स्टोन फॉर्मेशन होगा। तो स्टेंट डाल देते हैं, इसलिए एक पैसेज क्रिएट करके हमने एक पेटेंट बना दिया उस रास्ते को। और वो सब करने के बाद भी स्टोन फॉर्मेशन होता था। तो डॉक्टर का यही कहना था कि ये कब तक स्टेंटिंग इस तरह से करते रहेंगे हम, कि भाई इसके लिए एक ऑपरेशन होता है, आप करा लेना। और जो पेशेंट थी वो लड़की उस समय कुछ पढ़ाई कर रही थी, शायद 12th का एग्जाम था या फिर प्रिपरेशन था मेडिकल का, वो कर रही थी। तो वो ऑपरेशन उस वक्त पॉसिबल नहीं था उसके लिए। अब क्योंकि उस लड़की के जो मामा थे वो मुझे पहले से जानते थे, और उनके साथ मैं सेशन भी करता हूँ, लाइव सेशन, मयूर नाम है उनका। तो उन्होंने बोला कि भाई एक डॉक्टर है जिनको मैं जानता हूँ, आप एक बार उनसे कंसल्ट कर लो। और गुजराती, आपको पता ही है, गुजराती वेजिटेरियंस होते हैं सारे, फॉन्ड ऑफ मीठा भी होता है। हाँ बहुत। तो खाना जब मैंने पूछा कि भाई क्या खाती हो, तो उसने बताया यही दलिया, खिचड़ी और खाखरा वाखरा, पता नहीं क्या क्या होता है गुजरात में, मुझे नाम भी नहीं याद रहता वो सब अच्छे से। तो यही सब खाने में होता था बस। तो मैंने बोला डायबिटीज़ हो गई तुम्हें? ये डॉक्टर ने कुछ बोला कि डायबिटीज़ के लिए क्या करना है? स्टोन के लिए तो वो बोल रहे हैं कि भाई स्टेंट करा रही हो अभी 6-6 महीने पे, कराते रहो, फाइनली ऑपरेट तुम्हें कराना ही पड़ेगा। लेकिन डायबिटीज़ का क्या होगा? डाइट के लिए कुछ बोला? कुछ नहीं बोला उसने। बोला डाइट के लिए तो कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने। और डायबिटीज़ के लिए वो कंसर्न भी नहीं थे एक्चुअली, मैं बता दूँ, क्योंकि उनको लग रहा था कि चलो डायबिटीज़ है तो मेडिसिन दे देंगे इसके लिए, लेकिन ये जो स्टेंट का है ये कब तक चलेगा, तो इसके लिए ऑपरेशन पे ध्यान था। क्योंकि सर्जन का ध्यान ऑपरेशन पे होता है, बस पेशेंट को बेटर करने पे नहीं होता है। उनके लिए वो कस्टमर है। अब ऑपरेट करो, लाखों करोड़ों में कमाओ, ये सब ऑपरेशन क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, इतने सस्ते में निपटेगा नहीं ये सब ऑपरेशन। तो उनके लिए लगता है कि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेटिंग वर्क है मेरे लिए। तो पेशेंट को कंटिन्यूसली वो बोलते रहते थे ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो। मेरे पास वो जब पेशेंट आई तो मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है इसका, कि पैनक्रेटिक स्टोन को मैं बहुत देख चुका हूँ एज अ डॉक्टर, मैंने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे। मेरा सिंपल सा यही कहना होता है कि भाई आप जिस डाइट को नहीं खा रहे हो, जो डाइट आपके लिए एक्चुअली है, तो आप उस डाइट को जब खाओगे तो डेफिनेटली आप बेटर होगे। इसके लिए हमें साइंस की जरूरत नहीं है ना, क्या स्टडीज़ है नहीं, हमें नहीं पता। बिल्कुल। मैं एक अपने नीश को समझता हूँ कि ह्यूमन बींग्स का क्या नीश रहा है डाइट के टर्म्स में, और उस डाइट पे जब आप आओगे तो आपकी बॉडी डेफिनेटली बेटर होगी पहले से। मैं बस उतना जानता हूँ, मुझे नहीं पता पैनक्रेटिक स्टोन ठीक होता है कि नहीं हाइपर कार्निवोर डाइट से, कार्निवोर डाइट से। पर ये खाना सही है, ह्यूमन बींग्स के लिए खाना सही है, तो डेफिनेटली जब खाना सही होगा तो शरीर भी ठीक होगा उससे। तो मैंने बोला कि इस डाइट को आप स्टार्ट करो। तो पेशेंट ने बोला कि सर, डॉक्टर ने बोला कि फैट नहीं खाने को, क्योंकि पैनक्रियाज अफेक्टेड है, और पैनक्रियाज जब अफेक्टेड होता है तो फैट का डाइजेशन नहीं होता, तो आपको लूज स्टूल डायरिया होने का चांसेस होता है। तो मैंने बोला अगर हम फैट को बढ़ाएंगे और डायरिया तुम्हें होता है
तो हम बाहर से एक एंजाइम्स के सप्लीमेंट्स आते हैं, वो हम ऐड कर लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना यही पड़ेगा। और आप हाई कार्ब डाइट पे भी एज अ डॉक्टर जब आप वो सप्लीमेंट देते ही हो एंजाइम वाले, तो क्यों ना मैं हाई फैट डाइट के साथ वो एंजाइम के सप्लीमेंट्स दूँ। ठीक है, क्योंकि आप जो एंजाइम दे रहे हो वो फैट के डाइजेशन के लिए दे रहे हो, और आप फैट खिलाते नहीं हो पेशेंट को। हाँ, आप खिला रहे हो कार्ब्स। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं खिलाऊंगा फैट और एंजाइम भी उसी के लिए दूंगा, है ना। तो ये ज़्यादा मतलब बनता है इसका कुछ। तो मैंने बोला कि तुम स्टार्ट करो, देखता हूँ तुम्हारा एक्चुअली फैट का डाइजेशन के लिए तुम्हें एंजाइम की ज़रूरत भी है या नहीं। और अब यकीन नहीं मानोगे, उस पेशेंट को मैंने उस एंजाइम पे रखा भी नहीं। वो पेशेंट हाई फैट डाइट पे अपनी डाइट को उसने किया 3 बिना महीने उन एडिशनल एंजाइम्स के, विदाउट एंजाइम, विदाउट एनी मेडिकेशन ऑल्सो। ओके। क्योंकि वो पेशेंट पहले बहुत सारी मेडिसिन पे भी थी, नोजिया वोमिटिंग के लिए उसे डोमपेरिडोन, ये सब मेडिसिन, एसिडिटी के लिए पेंटोप्राजोल, ये सब हाँ, मेडिसिन वो चल तो रही आप थी। ये एक सब मेडिसिन दो उसके साथ दूसरी दी जाती है। ये सब तो चलता रहता है, ये सब मेडिसिन। वो सारी मेडिसिन बंद कराई मैंने, और उसके बाद मैंने बोला तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये डाइट करनी है और कुछ नहीं करना है। 3 महीने स्ट्रेट, 3 मंथ्स 4 मंथ्स उसने डाइट किया, और आप विश्वास नहीं करोगे, उस पेशेंट का पिछले 3 सालों से हर 6 महीने पे ERCP होता था। व्हाट इज ERCP? ERCP आपका एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियोटोग्राफी। ओके। मतलब आप बेसिकली दूरबीन डालते हो और देखते हो कि उस पैनक्रियाटिक डक्ट में स्टोन बना है या नहीं बना है। ओके, अच्छा, वो हर 6 महीने में होता हाँ, है। वो हर 6 महीने में होता था। ठीक है, और आप उसी प्रोसीजर के दौरान आप स्टेंट भी डाल देते थे। तो आपने ठीक है। देख भी लिया, विजुअलाइज भी कर लिया, और स्टेंट भी आपने डाल दिया। ठीक है। हर 6 महीने पे स्टोन बना होता था उस पेशेंट का। 3 सालों बाद जब इस डाइट को उसने किया, क्योंकि 3 सालों तक तो वो उसी हाई कार्ब डाइट पे थी और स्टेंटिंग का प्रोसीजर उसका चालू था। वो 3 साल होते हुए ये 3rd ईयर के बाद मेरे पास आई वो, और देन मैंने बोला कि आप इस डाइट को करो। और इस डाइट को करते हुए, जब उसको करते हुए अल्टीमेटली जब 6 महीने हुआ, और 6 महीने पे क्योंकि एवरी 6 मंथ उसका फॉलोअप होता था, तो डॉक्टर ने बोला हम ERCP करेंगे। और उस बार ERCP नहीं किया डॉक्टर ने, MRCP किया डॉक्टर ने। मतलब सिंपली वो देखना चाहा, क्योंकि उसका इंटेंशन ये नहीं था कि इस बार भी हम स्टेंट डालेंगे, देखना था, सिर्फ देखना था। तो उसके लिए MRCP होता है, सिर्फ विजुअलाइज करना था। ठीक है। तो MRCP मतलब वही हो गया आपका मैग्नेटिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियोटोग्राफी। ठीक है। तो विजुअलाइज जब किया तो उसमें स्टोन नहीं था फर्स्ट टाइम। अच्छा किया कि उस बार ERCP उसने नहीं किया, क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ती। तो फर्स्ट टाइम, सही बात है। तो फर्स्ट टाइम उस पेशेंट को स्टोन डेवलप नहीं हुआ, पैनक्रियाटिक स्टोन, जो रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन की केस थी वो। और उसका जो HbA1c था वो भी नॉर्मल रेंज में आ गया, 5 पॉइंट समथिंग। ऐसा क्या चेंज किया आपने उसकी डाइट में? कार्ब्स को हटा दिया कंप्लीटली, कार्निवोर डाइट। गुजराती वैसे खाते नहीं है, वेजिटेरियन थी, वही मैं कह रहा हूँ ना, प्योर वेजिटेरियन थी वो, और वो कन्वर्ट हो गई। और आज की डेट में बढ़िया कर रही है, अभी तक स्टोन नहीं बना उसके। अभी भी सेम डाइट 1.5 साल, कर रही हाँ है। सेम डाइट, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, अभी स्टोन नहीं बना। डॉक्टर के पास कोई आंसर नहीं है। और डॉक्टर के पास जब वो फॉलोअप के लिए गई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, तो डॉक्टर उसके डायबिटीज प्रोफाइल को देख करके कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हाँ नॉर्मल हो गया, अरे क्या किया तुमने। इंटरेस्ट ही नहीं है इन लोगों को कुछ, कि पेशेंट जो बेटर होता है ना, तो इनको एक होता है इंट्रीग करना चाहिए कि पेशेंट का डायबिटीज कैसे इंप्रूव कर गया। जरा पूछते हैं पेशेंट से, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपको। वो उसी में लगा हुआ है कि यार स्टोन नहीं बना, लेकिन कराना तो पड़ेगा तुम्हें ऑपरेशन। अरे मतलब नहीं बन रहा है तो भी कराना पड़ेगा, बनता है तो भी कराना पड़ेगा। मतलब तुम जबरदस्ती पेशेंट पे तुम कुछ करोगे ऑपरेट। तो ये हालत है डॉक्टर्स की। डॉक्टर किशले, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि बिग फार्मा जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, यस, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है। अभी कोविड आया था तो वैक्सीन वॉर जो चल रही थी उसमें हमें पता लगा, उससे पहले तो हमें पता भी नहीं था। पता आपको शायद पता होगा, मुझे तो नहीं पता था कि बिग फार्मा नाम की एक इंडस्ट्री, एक वर्ड एग्जिस्ट भी करता है। तब उसके बाद जब हमने पढ़ा, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, वुहान वगैरह, चाइना, कोविड, उसके बाद पता लगा ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो दवाइयों पे डिपेंडेंसी हमारी डाल दी जा रही है, ये नेसेसरी नहीं है। ये किसी के बेनिफिट के लिए है, जो हम सब भुगत रहे हैं। वरना कितना मुश्किल है, आप बचपन से डाइट ठीक करो ना, लेकिन नहीं हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हैं, इंडिया, 1.3 बिलियन पीपल, यही तो मार्केट है। आपको
कि ये काम आप थोड़ी ना स्वीडन में जाके करोगे, Yes. आपका मार्केट ही नहीं है, कितने Yes. लोग हैं, कितने Right. लोग बीमार कर लोगे आप, बिल्कुल। इसलिए डाइट भी सही है, सब कुछ Yes. बढ़िया है। Yes. Yes. तो बेसिकली ये सारी चीजें, तो मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी साजिश है। बहुत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, आप अगर हेल्थ केयर सिस्टम में रहते हुए आप अगर डॉक्टर हो ना, तो आप डॉक्टर होते हुए आप पेशेंट के वेलनेस के बारे में आप कभी नहीं सोच सकते हो। वो प्राइमरी मोटिव आप चाहते हुए भी आप नहीं कर पाओगे वो काम, क्योंकि आप सिस्टम में हो, और सिस्टम में रहते हुए पेशेंट का वेलनेस प्रायोरिटी नहीं होता कभी भी। रेवेन्यू किस चीज से आ रहा है वो मोटिव होता है। डॉक्टर्स का भी यही मोटिव है। अब आप डॉक्टर्स अगर कोई जॉब कर रहा है किसी हॉस्पिटल में, तो वो एम्प्लॉय है ना उस हॉस्पिटल का, तो वो ये देखेगा कि हमारे हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आते हैं। बिल्कुल। उसका ध्यान बस इस पे है कि एडमिशन क्यों नहीं आ रहा, आईसीयू के बेड्स फुल क्यों नहीं रहते, है ना। तो अगर आप आईसीयू के बेड्स फुल चाहते हो, इसका मतलब आप ये चाहते हो कि पेशेंट ठीक नहीं रहे, इंसान बीमार रहे। तो आप डॉक्टर होते हुए क्या चाह रहे हो, एक्चुअली आप क्या चाह रहे हो अंदर से, कि लोग बीमार रहे। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप एज अ डॉक्टर। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, यही सच्चाई है। मैं क्योंकि सिस्टम में रह चुका हूँ, और 3 साल में जब रेसिडेंसी कर रहा था हॉस्पिटल में, टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में जमशेदपुर में, तो जब बेड आईसीयू का खाली होता था ना, तो डॉक्टर्स परेशान रहते थे, क्या हो गया यार, पेशेंट नहीं आ रहा है, वार्ड खाली है, आईसीयू खाली है। कितना डिस्टर्बिंग लगता है सुनना कि, तो और एक्चुअली डॉक्टर्स की जो सर्विस है वो ये कहती है कि आप बीमार से पैसे नहीं बना सकते हो, ये अगेंस्ट मेडिकल प्रैक्टिस है, मतलब अगेंस्ट एथिक्स है। हाँ, एक शपथ भी दिलाई जाती है ना, जैसे हिपोक्रेटिक ओथ जिसे बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन आप करते हो वही चीज सबसे ज्यादा, क्योंकि बिजनेस उसी में है। तो वो सब बस नाम का होता है हिपोक्रेटिक ओथ लेना, क्योंकि कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है पूरे इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है 1-2 गिने चुने होंगे जो एक्चुअली लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं अब। और लाइफस्टाइल को प्रमोट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन एक्चुअली डाइट को, एक्चुअल जो डाइट है ह्यूमन डाइट, उसको प्रमोट करने वाले इंडिया में नहीं है, बहुत कम लोग हैं। क्योंकि हर लोग ये देख रहा है कि मुझे कस्टमर कहाँ से मिलेगा, थोड़ा वेजिटेरियन डाइट बता दो तो पेशेंट मिल जाएंगे। मैं वो सब नहीं सोचता हूँ। मैं यही करूँगा, तुम्हें करना है करो, मरना है मरो। जो सही है वही सही है, सही कुछ एक ही चीज़ है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट भी सही है, कार्निवोर डाइट भी सही है। डाइट कभी भी एक ही सही होगा। आप हो सकता है वेजिटेरियन डाइट पे भी आप अच्छा वर्क कर लो, आपकी बॉडी रन कर ले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो सही है। आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी है शायद, जो कोप अप कर रही है उस घटिया डाइट पे, लेकिन डाइट हमेशा एक ही है ह्यूमन के लिए। तो मैं एक ही चीज बताता हूं हमेशा, आप किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट हो, किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, किस कम्युनिटी से आते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में खुद को रखता नहीं हूं, मैं कभी मानता ही नहीं हूं। आप भी पेशेंट हो, आप भी मेरी तरह सोचो, तभी आप ठीक हो पाओगे, वरना ऐसे ही बीमार रहोगे और ऐसे ही आपकी जान जाएगी। तो डॉक्टर इशलेस को भी खत्म करें? आपके पास और कुछ है एक्स्ट्रा, आप अलग से कुछ बोलना चाहो ऑडियंस के लिए? नहीं। तो एट द एंड मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूंगा, व्हेन द डॉक्टर इज सेइंग कि दवाइयाँ आपको ठीक नहीं करेंगी, आप ग्लूकोमीटर से अपने ब्लड शुगर नाप के उससे सही नहीं हो जाओगे। इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव, इफ़ आपको रियली डायबिटीज़ रिवर्स करनी है, तो द की इज़ इन डाइट। और डाइट क्या है वो आपको डॉक्टर किशले ने बहुत अच्छे से बताया है। बाकी आपको अगर डॉक्टर किशले से और नॉलेज चाहिए तो आप डॉक्टर किशले का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पे आप डॉक्टर किशले से कनेक्ट कर सकते हो। ओके डॉक्टर किशले, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। लाइकवाइज, थैंक यू।